Principal, Padma Shri Padma Sachdev Government PG College for Women, Gandhinagar, for formally welcoming the guests. Please stand. Thank you, Sugandha. Very good morning to all of you present here. I feel extremely privileged, happy and honored to welcome you all to this awareness cum interaction program being organized by Higher Education Department and AICTE in the College Auditorium of Padma Shri Padma Sachdev Government PG College for Women, Gandhinagar today. On behalf of this college, I quite cordially welcome Professor Ajit Agrawal, Nodal Officer, Prime Minister's Special Scholarship Scheme Program for UT of J&K and Ladakh, the Nodal Principals of various higher secondary schools, Nodal Officers of various degree colleges and higher secondary schools today to this program. Few lines for the nodal officer of the state for PNSSS program, Professor. Thank you, sir. May I request Dr. Ravi Shankar Sharma, Director School Education Jammu, to please come on the dais and present his views on today's workshop. Welcome, sir. स्टेज पे बैठे मेरे दोस्त और साथी सुदर्शन कुमार जी, डायरेक्टर स्किल एजुकेशन एंड प्रिंसिपल कॉलेज गांधीनगर, अनुराग साहब, हमारे ग्रैंड डायरेक्टर साहब साथ में बैठे, हमारे बहुत से प्रिंसिपल्स यहाँ हायर सेकेंडरी स्कूल से यहाँ पे आए हैं, नोडल ऑफिसर्स हैं और पॉलिटेक्निक और बाकी कॉलेजों से जुड़े लोग आए, तो आप सबका यहाँ स्वागत है। और मैं इस थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ। इस प्रोग्राम से काफ़ी पहले से जुड़ा हुआ हूँ। सबसे ज़्यादा तो अनुराग साहब जानते हैं इस प्रोग्राम के बारे में, लेकिन जब इन्होंने इस साल ये एक प्रपोजल रखा था कि हम अपने सारे प्रिंसिपल्स को बुलाएंगे और नोडल ऑफिसर्स को बुला के करेंगे, तो मैंने सोचा कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी आप सब लोगों से बात करने के लिए, और पॉलिटेक्निक के भी और ITI के अगर कुछ लोग आए होंगे तो काफ़ी जो है हमारे पुराने जानकार भी होंगे एज डायरेक्टर स्किल एजुकेशन ऑल्सो, काफ़ी उनके साथ वास्ता रह जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा इस स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में बताना चाहूँगा कि क्यों ये वाई इट इज़ सो क्लोज टू माई हार्ट। मुझे याद है मेरी एडमिशन हुई थी पंतनगर यूनिवर्सिटी में, GV पंत यूनिवर्सिटी में, 1986 की बात है। तो जब मेरे को जब सिलेक्शन लेटर मिला इस ऑल इंडिया कंपटीशन के बाद, तो सबसे पहले जो मेरे दिमाग में बात आई कि खर्चा कैसे चलेगा, ये मैं करूँगा कैसे। इतनी अच्छी इकोनॉमिक कंडीशन नहीं थी कि वो हम उधर पूरा उसका खर्चा उठा सकते हैं, कैसे करते। तो जब ये 90s में जब मैं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आ गया, तो जब ये स्कीम आई थी प्राइम मिनिस्टर स्पेशल पैकेज के तहत ये स्कीम आई थी, प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम, तो उस टाइम मैं GAD में था, तो काफ़ी इसमें जब मैंने ये पूरी स्कीम देखी तो मुझे लगा कि ये तो एक ऐसी स्कीम है जिसका कि हमारे हर बच्चे को फायदा उठाना चाहिए। ऐसे इतने अच्छे अच्छे कॉलेजेस, इतनी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज में जाना और खर्चे का किसी को चिंता ही नहीं करनी पड़ेगी। पूरा का पूरा जो है आपका हॉस्टल का खर्चा निकल रहा है, पूरे का पूरा ट्यूशन फीस निकल रही है, तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है किसी भी अच्छे पढ़ने वाले बच्चे के लिए। और खासकर हमारे दूर दराज के जो किश्तवाड़, मढ़वा, पुंछ, हमारे ख्वास के, हमारे रियासी के, गुल गुलाबगढ़ के, पंचैरी के, जहाँ पे वाकई इतना वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इससे अच्छे कोई स्कीम हो नहीं सकती।
और मैं तो आज भी ये मानता हूँ कि सबसे अच्छी स्कॉलरशिप की स्कीम हमारी स्टेट के लिए अगर कोई है तो यही है। और इसके लिए मैं जहाँ पे भी रहा, चाहे स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में रहा या डायरेक्टर टेक्निकल एजुकेशन रहा, यहाँ पे रहा, और इसके अलावा अगर मैं अभी डिपार्टमेंट में रहा तो मैंने हमेशा यही कोशिश की कि बच्चों को इसके बारे में अवेयर किया जाए, बताया जाए, और ताकि इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। हमारे बच्चे की इतनी अच्छी अच्छी जगह एडमिशन भी हो जाती है और वो लेना भी चाहते हैं, बट दिमाग में यही बात होती है कि नहीं, वहाँ हॉस्टल में रहना है, वहाँ पर ट्यूशन फीस देनी है, तो कैसे होगा। तो इसी इम्पोर्टेंस को देखते हुए मैंने परसों साहब से भी कहा था कि मैं रिपोर्ट भी जारी किया था कि सारे प्रिंसिपल्स आए। सो आई जस्ट वांटेड टू ड्राइव होम द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस स्कीम। इसके अलावा भी बहुत सी स्कीम्स हैं, बट ये एक पर्टिकुलर स्कीम है जो इससे अच्छी कोई स्कीम हो नहीं सकती। तो जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे, प्रोसीजर के बारे में आपको पूरा बताएंगे, आज पूरा दिन वो इसके बारे में बात करती रहेगी कि क्या प्रोसीजर है क्या नहीं है। लेकिन आप एक बात का ध्यान रखें कि जैसे 1 लाख रुपया हॉस्टल के लिए बहुत ज़्यादा होता है। मैं जब पोस्ट ग्रेजुएशन करने लगा, ग्रेजुएशन तो निकल गई, जब पोस्ट ग्रेजुएशन करने लगा फिर दिमाग में आया कि अब कैसे होगा। तो आई वॉज लकी, आई वॉज फॉर्चुनेट कि मेरे को ICAR की जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिल गई। ऑल इंडिया कंपटीशन के बाद मिलती थी उन दिनों में, अभी भी कभी उसके बाद मिलती है, जिसमें उन दिनों 1200 रुपया पर मंथ और 10,000 रुपये कंटीजेंसी होती थी साथ की। तो दैट वॉज आई यूज टू बी लाइक ए किंग। वो तब बहुत होती थी, 1200 रुपया महीना और 10,000 रुपये कंटीजेंसी साथ की। यहाँ पे तो 1 लाख रुपये सिर्फ हॉस्टल का खर्चा मिल रहा है, नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड। कोई आपसे पूछ नहीं रहा, कोई खर्चे का डिटेल नहीं मांग रहा। कंटीजेंसी में हमें हर खर्चे की डिटेल देनी पड़ती है कि कहाँ खर्च किया, बुक्स ली, कहीं डिजर्टेशन लिखना होता था, उसका टाइपिंग का खर्चा होता था, रिपोर्ट होता था। तो वी यूज्ड टू गिव डिटेल्स ऑफ ऑल एक्सपेंडिचर कि कहाँ खर्चा किया। और जो 1200 तो खैर सफिशेंट था हमारे लिए, हॉस्टल में रहते थे। लेकिन यहाँ पे आपको 100% ट्यूशन फीस और 1 लाख रुपया हॉस्टल का, इससे ज़्यादा लिबरल मेरे को नहीं लगता कोई स्कीम हो सकती है, इससे ज़्यादा बढ़िया कोई स्कीम हो सकती है। तो हम मेरे जितने यहाँ पे प्रिंसिपल्स आए हैं और पुराने साथी पॉलिटेक्निक से और स्किल डेवलपमेंट के भी जुड़े हुए हैं, तो मेरी सबसे गुजारिश रहेगी कि कोई भी डिजर्विंग बच्चा छोड़ना नहीं चाहिए। बच्चे, और आपको बुलाने का एक और मकसद था कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको पता ही नहीं चलता स्कूल के बारे में। तो जो बच्चे अभी 12वीं में थे, जस्ट अभी 11th तक हमारे विंटर जोन में एग्ज़ाम हुए हैं और क्लासें नहीं लगी हैं, तो 12th में बच्चे चले गए, उनको आज ही से अवेयर कर दें कि ये स्कीम है और इसमें अप्लाई करना है, और पूरे अपनी मेहनत से वो काम करें ताकि इस स्कीम के तहत वो किसी अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी में जाके दाखिला ले सकते हैं। इसके अलावा इस टाइम के साथ साथ इसमें बहुत सी तब्दीलियाँ आई हैं इस स्कीम में, और बहुत ज़्यादा लिबरलाइज स्कीम हो गई है। फॉर एग्जांपल, जो मुझे पता चला है कि कई जगह इतना उन्होंने लिबरल कर दिया कि आप एडमिशन ले लेते हो कुछ पर्टिकुलर कॉलेजेस में, देन यू कैन अवेल ऑफ दिस स्कॉलरशिप, इवन देन यू कैन अवेल ऑफ दिस स्कॉलरशिप। बहुत सी नई नई स्कीम्स जुड़ती हैं, क्योंकि इसका पर्टिकुलर स्ट्रीम्स हैं इस स्कीम के लिए, कौन से कॉलेज वो भी इसमें फिक्स है। बट दिन ब दिन इसमें और बहुत ज़्यादा जो है और चीज़ें जुड़ती जा रही हैं। जैसे जब मैं टेक्निकल एजुकेशन में था तो एक लेटरल एंट्री का बहुत बड़ा इसमें एक इशू था कि जो हमारी सीटें बच जाती थी, तो उसके लिए लेटरल एंट्री का वो जब चलाया गया तो हमने देखा कि इसमें जो लास्ट डेट पड़ती है वो हमारे रिजल्ट से पहले हो जाती थी। तो उसके लिए फिर हमने तय किया कि जो रिजल्ट थे अपने पॉलिटेक्निक के, वो हमने थोड़े से उनको स्पीच किया, और वो लास्ट डेट से पहले उसका ऐसे भी डेट कर दी कि जब इसकी लास्ट डेट हो उससे पहले उनका रिजल्ट मिल जाए। तो इस तरह की कुछ छोटी मोटी ट्वीकिंग्स हमने की हैं इसमें। और इसके बाद ये जो है इतनी ज़्यादा इसकी वाउस एप्लीकेशन होती है, हमारे बच्चे लेटरल एंट्री से जा सकते हैं, हमारे बच्चे डायरेक्ट जा सकते हैं,
और जो हमारे इस साल 12th करके निकल गए हैं विंटर जोन में, और जो अब हमारे समर जोन में एग्ज़ाम दे रहे हैं 12th का और निकल जाएंगे अगले 2 महीनों में, उस सब की जिम्मेवारी भी आप ही पे, उन सब को अवेयर करना, उनसे फॉर्म भरवाना। बल्कि मैं सोच रहा था कि हम इंस्ट्रक्शंस जारी करेंगे कि जब वो लोग अपना रिजल्ट वगैरह लेने आए तो मैंडेटरी हो कि इसमें रजिस्ट्रेशन करा दें, जो एलिजिबल है तो इसमें रजिस्ट्रेशन भी कराएं। तो इस तरह की भी आप रख सकते हैं। जब आपके पास 12th के जो बच्चे समर जोन के एग्ज़ाम दे रहे हैं और रिजल्ट लेने आए तो उस टाइम आप ये कंडीशन रख सकते हैं कि भाई ये फॉर्म भी करो साथ में PM के प्रोडक्ट्स का। उसके अलावा जो अनुराग साहब हैं काफ़ी एनर्जेटिक हैं, जगह जगह जाते हैं और काफ़ी मोटिवेट करते हैं। ये 1 मैन आर्मी है, इन्होंने कश्मीर भी गए थे, वहाँ से भी पूरा एक बहुत बड़ा वहाँ पे आयोजन किया था। यहाँ पे भी ये अकेले सारी डिस्ट्रिक्ट्स में जाएंगे, आप लोगों को अवेयर भी करेंगे और टाइम टू टाइम मैं भी आपके साथ जूम मीटिंग्स और ये सब करता रहूँगा ताकि इस पर्टिकुलर स्कीम का जो है आप पूरा फ़ायदा बच्चों तक पहुँचाएँ। कोई बच्चा ऐसा, ये आज की डेट में अगर कोई बच्चा पैसों की वजह से अच्छे कॉलेज या डिग्री नहीं कर पाता तो वो हमारे लिए बहुत अफसोस की बात होती है कि ऐसा इतनी अच्छी सीटें होते हुए अगर एक अच्छा लायक बच्चा अच्छे कॉलेज में डिग्री ना करता तो ये वाकई हमारी जो ड्यूटी हम उसको पूरा नहीं कर रहे। तो इस बात का पूरा ध्यान रखें कि जो बच्चे लायक हैं, जो बच्चे इस काबिल हैं कि वो एलिजिबल हैं, वो छूटने नहीं चाहिए। थोड़ा सा मैं अब चूँकि आप सब लोग आए हैं और मैक्सिमम स्कूलों से आए हैं तो मैं थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी और दूँगा। जो इम्पोर्टेंट इशूज़ 2-3 थे मैं चाहता था प्रिंसिपल्स के साथ शेयर करूँ और जो हमारे नोडल ऑफिसर्स आए हैं उनके साथ शेयर करूँ कि लास्ट ईयर जो है सोशल वेलफेयर की भी काफ़ी हमारी जो स्कॉलरशिप्स थी तो उसका जो टेक ऑफ था वो इतना अच्छा नहीं रहा। अब मैक्सिमम जगह जहाँ पे मैंने CEOs वगैरह से बात की तो उन्होंने ये कहा था कि इसमें जो है जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो ज़्यादा बढ़ रही हैं, काफ़ी ज़्यादा इसमें कागज़ की ज़रूरत पड़ रही है। इस वजह से वो टाइमली जो पोस्ट मैट्रिक और प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप है उसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे। तो मैं आप सबसे ये कहूँगा कि आप सब लोग जो है पहले से इसकी तैयारी रखें। जो भी बच्चे एलिजिबल हैं स्कॉलरशिप के लिए इस साल छूटने नहीं चाहिए। अगर उनके पास कोई सर्टिफिकेट काम है, उनके पास कोई चीज़ काम है तो आप पहले से उनसे उसका फॉर्म भरवाएं और उससे जो है स्कॉलरशिप के लिए उनको अप्लाई करवाएं। और किसी डिस्ट्रिक्ट में, खासकर दूर दराज की डिस्ट्रिक्ट में कोई दिक्कत आती है तो लास्ट ईयर हमने काफ़ी कैंप्स करवाए थे। PCs के साथ मैंने बात की थी, फिर हमने दूर दराज के इलाकों में कैंप करवाए थे, तहसीलदार रेजिडेंट्स वगैरह जाके वहाँ पे उन्होंने सर्टिफिकेट वगैरह बनवाए थे जहाँ पे ज़्यादा हमारी शिकायत थी कि भाई सर्टिफिकेट नहीं बनते, तो वहाँ पे जाके उन्होंने दूर दराज के इलाकों में सर्टिफिकेट बनवाए। तो इसलिए अगर इस तरह की कोई बात होगी कि जहाँ पे आपको ये लगे कि बात मेरे तक पहुँचनी चाहिए, CO साहब तक पहुँचनी चाहिए, तो आप CO साहब के थ्रू जो है मेरे को बताएं कि कहाँ पे इस तरह के कैंप्स की ज़रूरत है, कहाँ पे इस तरह के जो है सर्टिफिकेट्स नहीं बन पा रहे हैं जिसकी वजह से हमारे स्कॉलरशिप छूट रहे। तो ये छूटने नहीं चाहिए इस बार। लास्ट ईयर बहुत कम टेक ऑफ थी, वी हैव टू मेक इट अप और हमें जो है अपने पूरे के पूरे जो टारगेट्स हैं, जो आपको टारगेट्स दिए जाएंगे उनको अचीव करना है, बल्कि ना केवल अचीव करना है बल्कि उसे एक्सीड कीजिए। कोई कमी नहीं है। सोशल वेलफेयर वाले कहते रहते हैं कि भाई आप और लीजिए और लीजिए। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता था वो थी रिगार्डिंग एनरोलमेंट ड्राइव की। एनरोलमेंट ड्राइव जो है हमारी विंटर जोन में काफ़ी अच्छी चली है, अभी भी वहाँ एडमिशन हो रही है, अभी समर जोन में भी स्टार्ट कर देनी चाहिए। और खासकर ध्यान रखें कि जहाँ पे भी 1st to 5th क्लासेज हैं, जिन हाई सेकेंडरी, हाई स्कूल और मिडिल स्कूल्स हैं, वहाँ पे प्री प्राइमरी क्लासेस भी स्टार्ट होनी चाहिए, यानी कि किंडरगार्टन क्लासेस भी पहले ये कहा है कि वो स्टार्ट होनी चाहिए। जहाँ तक उनकी फंडिंग का सवाल है, लगभग 2000 जो किंडरगार्टन हैं उनकी फंडिंग हम इस बार कर रहे हैं, उसके बाद जो बचेंगे वो नेक्स्ट ईयर में भी टेकअप करेंगे। तो इसलिए जो है वो जो एनरोलमेंट ड्राइव है उसका भी खास ध्यान रखें, तो ध्यान दें जितने भी हमारे प्रिंसिपल्स हैं और बच्चों के रिजल्ट पे, क्योंकि हमारा
विंटर जोन का रिजल्ट ठीक रहा है। हमारे लगभग 38 जो है पोजीशंस थी आउट ऑफ 52 फर्स्ट 20 में। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे समर जोन में भी वैसा ही रिजल्ट है, और मतलब सरकारी स्कूल की 38 पोजीशन थी विंटर जोन में, और मैं चाहता हूँ कि समर जोन में भी इस यही लेवल है, ताकि हमारे जो मैक्सिमम बच्चे जो पोजीशन आए वो हमारे सरकारी स्कूलों के बच्चों की आए। तो उसके लिए आप ध्यान रखें, उसके लिए बच्चों को अच्छी से अच्छी जो व्यवस्था करें। एक और चीज़ जो बड़ी इम्पोर्टेंट है, और फिर आने वाले दिनों में प्रिंसिपल साहिबान को उसकी जो है खबर मिल जाएगी, दैट इज रिगार्डिंग दी फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस एंड क्लस्टर्स। तो क्लस्टर्स में ये है कि आप लोगों को ज़्यादा थोड़ी डेलीगेट की जाएंगी पावर्स, फिर सारी एकेडमिक परफॉर्मेंस का जिम्मा भी आप ही पे होगा, आप ही को रेशनलाइजेशन करना होगा, आप ही को देखना होगा कि कैसे हम बेस्ट रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें। तो ये एक्सरसाइज चल रही है, और आई एम वेरी होपफुल कि अगले महीने के अंदर अंदर ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। सो प्लीज़ टेक केयर, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ रही है, आने वाले दिनों में और बढ़ेगी। आपके ऊपर हम प्रोक्योरमेंट के लिए काफ़ी पैसा छोड़ रहे हैं कि जैम पे ये ले लीजिए, बुक्स ले लीजिए, स्पोर्ट्स बुक्स ले लीजिए, ऐसा कीजिए। समग्रा के थ्रू हमारा काफ़ी ज़्यादा है। एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपके जो कैपिटल एक्सपेंसेस पिछले साल बहुत हो रहे हैं, तो प्रिंसिपल्स should involve themselves in all construction activities। जितने भी इंजीनियर्स और इंजीनियरिंग डिविजन्स वहाँ काम करती हैं, उनके साथ साथ बिल्कुल तालमेल रखें। और लास्ट ईयर जितना भी पैसा उनको चाहिए था, मैंने 100% फंडिंग रखी थी, इस साल भी 100% फंडिंग रखी है। और मैं नहीं चाहती कि जो भी काम आपके किसी भी स्कूल में चल रहा है, दैट शुड बी 100% कंप्लीट दिस ईयर। हमने 100% रखी हुई है उसकी फंडिंग। तो प्लीज़ कीप लाइजन विद द इंजीनियरिंग डिवीजन वर्किंग इन योर स्कूल्स। उनके साथ जो भी आपके हैं, और खासकर जो जम्मू सिटी के स्कूल हैं, वहाँ पे जो हमने स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट उठाया हुआ है, इक्कीस स्कूल जो है सेकेंडरी के, और उसमें भी काम जल्दी शुरू होने वाला है। मैक्सिमम में टेंडर्स हो गए हैं, और जैसा मैंने पहले भी आपको कन्वे किया था कि इसमें आपने पूरी तवज्जो देनी है, पूरा इसको फॉलो करना है। आपने एक आदमी को बिल्कुल उससे स्पेसिफिकली इसी काम के लिए लगा दीजिए। 21 स्कूल हमारे जो हैं वो उसमें हायर सेकेंडरी 11th और 12th हम 100% स्मार्ट क्लासेस बनाने जा रहे हैं। लगभग 300 क्लासेस पढ़ती हैं, उसमें हम ना केवल जो स्मार्ट क्लासेस लगा रहे हैं, बल्कि फर्नीचर भी चेंज कर रहे हैं, और उसकी पूरी की पूरी रिपेयर एंड रिनोवेशन कर रहे हैं स्कूल की। तो इसलिए उसमें जो जम्मू सिटी के स्कूल हैं, उसमें जो प्रिंसिपल्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो प्लीज़ टेक केयर, इसका देखें कि मैं रिव्यू लेता रहूँगा। और जैसा मैं चाहता हूँ कि लास्ट ईयर बड़ी कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा बड़ा खराब रहा है, इस साल वैसा नहीं होना चाहिए, और उसमें आप एक नोडल जो है ना रोल अदा करेंगे। So with these words, I thank you very much, and I will again hope कि आप PM-SSS का जो ये संदेश, आज के जो प्रोसीजर यहाँ पे आपको बताएंगे, ये हर बच्चे तक पहुँचाएंगे, ताकि हर बच्चा जो है इसका फ़ायदा उठाए। और ये कोई बच्चा हमारे ये बड़ी अच्छी बात है कि ये स्कीम सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के लिए, पूरी कंट्री में ऐसी स्कीम किसी पूरी कंट्री में किसी स्टेट में नहीं चलती, सिर्फ हमारे बच्चों के लिए। और अगर फिर भी हमारे बच्चे इससे छूट जाएं तो इससे ज़्यादा अफसोस की बात कुछ नहीं। सो विद दीज वर्ड्स आई थैंक यू साहब, आपने मेरे को यहाँ बताया, और आपने प्रिंसिपल और नोडल ऑफिसर से बात करने का मौका दिया, और बाकी लोग भी जो यहाँ पे आए हैं स्किल एजुकेशन डिपार्टमेंट से, आई थैंक यू ऑल। थैंक्स। थैंक यू सर। सर जब बोले तो मैं देख रही थी वो जैसे सबने सहम से गए हो एक साथ, तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए थोड़ी सी। गुड मॉर्निंग सर। Basically, we are all teachers. Our most dynamic principal of this great academic planet, Padma Shri Padma Sukhdev Government College for Women, Gandhinagar, Jammu, Madam Sangeeta Nagadi ji, or other respected principals,
from government higher secondaries and government high schools, or dedicated committed force of nodal officers from government degree colleges and government polytechnic colleges, and our nodal officers from various government higher secondaries and government high schools. First of all, I welcome the entire team working so sincerely and dedicated with full dedication for the poor but meritorious students of Jammu, Kashmir and Ladakh. I am here to share the scheme, some inputs related with scheme popularly known as Prime Minister's Special Scholarship Scheme. So first of all those principals who are here from government higher secondaries and government high schools, their main role is, with reference to this scheme, they have to provide the institutional leadership. Because a teacher or nodal officer or other members who are associated with this scheme or associated with the functioning at institutional level cannot run the show unless and until there is an administrative support from the principal. That's why principals are very important. और moreover, जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं वही तो बेसिकली वो भी टीचर ही हैं। तो मैंने बहुत सारे प्रिंसिपल्स ऐसे देखे हैं जो प्रिंसिपल्स के साथ साथ होने के साथ साथ टीचर की तरह भी बच्चों को इंस्टीट्यूशन में गाइड करते रहते। तो इसलिए मैं सबसे पहले यही आपसे शेयर करना चाहता हूं कि आई हैव हाई रिगार्ड फॉर टीचर, क्योंकि अगर हम आपस में एक दूसरे की इज्जत नहीं करेंगे तो कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। और हम लोग रौनका कला काम करते हैं डिफरेंट स्कीम्स के लिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि हम इतने लकी हैं कि हम उनके साथ रहते हैं जो आने वाला हमारा भारत, जो आने वाला दुनिया को शेप देने वाले हैं, वो है हमारा यूथ, वो है हमारा स्टूडेंट्स। और इसलिए मैंने अपना पूरा कैरियर लाइफ का इनके साथ लगाने के बाद भी इन बच्चों के साथ ही 24/7 में कनेक्टेड हूं और बातचीत करता हूं और पूरे इंडिया में ट्रैवल करता हूं। आई एम ट्रैवलिंग डिफरेंट parts of our country, interacting with students, faculty, everywhere. And you see that my observation is that students from Jammu, Kashmir and Ladakh, they are second to none. They can compete anywhere in any field provided they have a sound self-regulatory mechanism of motivation. मैंने पूरा ये ऐसा नहीं है कि जब भी मैं बाहर जाता हूं वहां बात करता हूं, ऐसा नहीं कि मैं जम्मू कश्मीर से हूं और मुझे अपने बच्चों की तारीफ करनी है, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब मैं बाहर जाके देखता हूं, इंटरेक्ट करता हूं और बाकी इंस्टीट्यूशन में भी इंटरेक्ट करता हूं, फैकल्टी से इंटरेक्ट करता हूं, तो मुझे लगता है कि फैकल्टी हो या स्टूडेंट्स हो, जो ऑल टीचर्स, प्रिंसिपल, स्टूडेंट्स फ्रॉम जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, वी आर द बेस्ट. That is my commitment, that is my observation, and I am sharing it everywhere. We are the best. ये मेरा पक्की बात। भाई एक बात है कि जो तालियां मारते हैं ना, इसका भी एक मकसद है, ऐसे नहीं होता। जब हम कहते हैं ना that principals, teachers, we are the best, और अगर ताली ऐसे बजती है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें अपने पे शक है कि बेस्ट है भी है। ताली पूरी बराबर बजनी चाहिए। We are the best। इसका मतलब सुन आता है, ताली का मतलब नंबर 1 ये है कि सर जो आप कह रहे हैं हम इसको एंडोर्स करते हैं, यस वी आर द बेस्ट। और नंबर 2 दैट इज कमिटमेंट। ये मैं बच्चों को भी बताता हूं कि सर अगर आप ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि मैं भी आप में से एक हूं, और ये हमारी कमिटमेंट है कि हम और बेस्ट करके दिखाएंगे। और नंबर 3 इसका मतलब ये होता है कि अगर बाई चांस किसी की आंख लग गई है तो जब तक शोर पड़े तो उठ जाए, ये पता नहीं क्या हो। तो इन चीजों का कोई मतलब है। हम पूरी जगह ट्रैवल करते हैं, इसी ऑडिटोरियम में बड़े सालों से हम इसके साथ प्रोग्राम करते आ रहे हैं,
तो आज का जो हमारा कार्यक्रम है, मैं उसके बारे में आपको ये बताना चाहूंगा कि सबसे पहले जो हमारे हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब हैं श्री रोहित कंसल जी, हमारे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्री बीके सिंह जी, इनकी तरफ से आपके लिए मैसेज है, बच्चों के लिए मैसेज है, प्रोग्राम के लिए मैसेज है। क्योंकि मैं जब भी इनसे मिलता हूँ, बातचीत करता हूँ स्कीम के बारे में, क्योंकि हमारे हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की सारा इसको कोऑर्डिनेट करते हैं, तो वो हमेशा अपने बच्चों के लिए इतना कंसर्न बताते हैं और इतना बताते हैं कि हमें अपने बच्चों के लिए बेस्ट करना है। तो मुझे उनका सुन के ऐसे लगता है कि नहीं, और भी आगे हमें अच्छा करना चाहिए। हमारे डायरेक्टर स्कूल श्री रविशंकर जी और हमारे डायरेक्टर स्किल डेवलपमेंट के श्री सुदर्शन कुमार जी, अक्सर हमारी इंटरेक्शन होती है, हमने रिक्वेस्ट किया है आज उनको कि आप ये हमें थोड़ा ब्लेस करें, तो उनका भी मैं देखता हूँ। और हमारे डायरेक्टर स्कूल जो हैं वो पहले टेक्निकल एजुकेशन में भी थे, तो तभी हमने उनके साथ संपर्क में आए थे और बहुत उनकी कमिटमेंट भी मैंने देखी। इसी तरह से उनके भी अक्सर मैसेज रहता है कि हम इसके लिए बेस्ट करेंगे क्योंकि हमारे बच्चों का फ्यूचर। देन देयर इज अ मैसेज फॉर यू फ्रॉम ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, our chairman Shri Dr. Anil Sahasrabudhe Sahab, Vice Chairman Professor M.P. Punia Sahab, and our Member Secretary Mr. Rajiv Kumar ji, all the three are always concerned about the students और वो चाहते कि जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट करके दिखाएं। Mr. Rakesh Kumar Gandu ji likely to join very soon in charge BMSS Cell Assistant Director from AICT। दिन रात उनका टीम भी वहां पे इसमें काम करती रहती। तो इन तमाम लोगों का मैसेज देके और हमारे जो ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर सुभाष सरकार जी, उनका प्यार देख के भी बच्चों के लिए मैं बहुत, क्योंकि मुझे मौका मिलता है बातचीत करने का, तो मैंने देखा कि उनका कितना कंसर्न है और खास करके जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए कश्मीर से उन्होंने सबके साथ इंटरेक्ट करने के लिए कई बच्चों के साथ उन्होंने फोन पे ही बातचीत की। तो इन लोगों की जब इतनी बड़ी कमिटमेंट देखते हैं और अपने बच्चों को अच्छी तरह से देखते हैं और मैडम प्रिंसिपल जैसे डेडिकेटेड और कमिटेड टीम और उनकी जो जहाँ के कोऑर्डिनेटर हैं और बाकी टीम मेंबर हैं, तो मुझे लगता है कि हम और भी आने वाले समय में अच्छा करेंगे। प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम जो है इन द ईयर 2010, ये देखा गया कि जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बच्चे हैं, इनकी कैसे कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए, इनका कैसे ऐसे किया जाए कि इनका अच्छा प्लेसमेंट के लिए जाए, इनको अच्छा एक्सपोजर हो, और उसके लिए उस पर्पस को ध्यान में रखते हुए तो ये एक स्कीम बनाई गई, एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई बाय द देन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और उसका एक रिकमेंडेशन ये कमेटी भी था, एक स्कीम था जिसको स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम फॉर द जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, और जिसको अभी पॉपुलरली हम बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम। तो 2010 में तो ये स्कीम आई अगस्त में, लेकिन इसका जो पहली बार एडमिशन हुआ 2011-12 में हुआ। 11-12 में जो है ओनली 38 स्टूडेंट्स पर देयर। हालांकि स्कीम का जो है एवरी ईयर 5000 फ्रेश स्कॉलरशिप स्कीम आर अवॉर्डेड, हर साल 5000 नए स्कॉलरशिप मिलते हैं। और ये एक ऐसी स्कीम है जो यूनिक है इंडिया में, ऐसी कोई और स्कीम मिलती नहीं है। और जब से ये स्कीम शुरू हुई है, राइट फ्रॉम डे वन, किसी ना किसी कैपेसिटी में, तब से मैं इसके साथ जुड़ा हुआ। हमारे यहाँ भी लोग बदलते रहे और दिल्ली में भी बदलते रहे, लेकिन तब से मैं पहले दिन से इतना इन्वॉल्व हूँ और बच्चों के साथ रह के इतना कुछ सीखने को मिलता है और इतना हमें खुशी होती है जब उनको हम अच्छी तरह से देखते हैं और काम करने का जोश आता है। तो उसमें सबसे पहले इन स्कीम के तहत ये आप रखिए कि सबसे पहले कौन एलिजिबल है। इस स्कीम के लिए वो एलिजिबल हैं जिन बच्चों ने 2021 और 21-22 यानी कि 21 में और 22 में 12th को पास किया है, ये बच्चे उसके लिए एलिजिबल हैं। इस वक्त जो एडमिशन होगी वो होगी फॉर द सेशन 22-23। अब जो एडमिशन होने जा रही है फॉर द सेशन 22-23, इसके बिल्कुल पीछे वाले प्रोसीडिंग 2 सेशन
जो पिछले 2 साल हैं उन सालों में जिन बच्चों ने पास किया हो वो इसके लिए एलिजिबल हैं। और पास कहां से किया उन्होंने सर? पास किया हो किसी भी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल से जो जेके बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से एफिलिएटेड है और जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में ही है, वही बच्चे इसके लिए एलिजिबल हैं। क्योंकि कहीं आपको पूछने आएंगे कि हम तो सारा इधर से ही हैं, सब कुछ यहाँ का है, लेकिन 12th बच्चे ने जाके यूपी में की है, महाराष्ट्र में की है, कहीं और की है, वो बच्चा इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ये आपको पहले नंबर पर क्लियर होना चाहिए कि ये पहली हमारी कंडीशन है कि बच्चे ने 10+2 यहीं से किया होना चाहिए। एक और बात मैं आपको इसके बारे में बता दूं, जो हमारे बच्चे 12th का स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं, ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर अपीयरिंग आर लाइकली टू अपीयर, चाहे वो जेके बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के हों या सीबीएसई के हों, जो भी एग्जाम दे रहे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं अगर रजिस्ट्रेशन खुल गई तो। बहुत सारे बच्चे चले हमारे गांव में दूर दराज इलाके में इसलिए रह जाते हैं कि उनको ये कंफ्यूजन रहता है कि अभी तो हम 12th पास नहीं हुए। तो ये आपको उनको समझाना है कि जो अपीयर हो रहे हैं वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि AICTE 12th का रिजल्ट जो है बोर्ड से डायरेक्ट ले लेती है, सीबीएसई से डायरेक्ट ले लेती है। अभी खाली उनके रोल नंबर चाहिए होते हैं, अभी तक उनके वो रोल नंबर मिल चुके होते हैं। तो इसलिए ये सबसे पहली बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आपने बच्चों को बतानी। नंबर 2, जो फैमिली एनुअल इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज, फैमिली एनुअल इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज शुड बी ₹8 लाख और लेस देन ₹8 लाख। जो बच्चा अप्लाई कर रहा है उसके फैमिली की इनकम वो जो है 8 लाख या 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। साल की इनकम जो है वो 8 लाख या 8 लाख से कम होनी चाहिए। अगर कोई कई जगह मदर है, वो भी जॉब करते हैं, मदर और फादर दोनों का 8 लाख बन जाता है, या और फैमिली का मकान किराए पे है या और कोई है, वो सारी इनकम डाल के 8 लाख रुपए जो है वो देखा जाता है। सो फैमिली एनुअल इनकम ₹8 लाख और लेस देन ₹8 लाख। आप ये ध्यान रखना कि जो इनकम सर्टिफिकेट हो, इनकम सर्टिफिकेट में क्या क्या लिखा होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट में बच्चे का नाम, फादर का नाम, भगवान ना करे अगर किसी का फादर नहीं है तो मदर का नाम है, भगवान ना करे ऐसा कभी कईयों का ऐसा आता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि दोनों नहीं है तो जो उसका गार्जियन है उसके नाम से बनती है। और ये उसका जो इनकम है वो 8 लाख या 8 लाख से कम होनी चाहिए। बच्चे का नाम, फादर का नाम और उसके रेजिडेंस का, और उसमें ये लिखा होना चाहिए एनुअल फैमिली इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज। कई जगह पर फैमिली इनकम नहीं लिखा होता, ऑल सोर्सेज नहीं लिखा होता, तो बच्चे को उसमें प्रॉब्लम होती है। तो ये आपने बच्चों को गाइड करना है जो आपके संपर्क में आते हैं। तीसरे नंबर पर बच्चे को ये आपने बताना है कि उसका इनकम का हो गया, उसका 10+2 का हो गया, और अगर उसका कोई कैटेगरी है तो उसका कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया। ये कैटेगरी सर्टिफिकेट जो जम्मू कश्मीर लद्दाख में रूल लगते हैं वही पीएम ट्रेस्ट में रिजर्वेशन के रूल लगते हैं। और नंबर 4, बच्चे को ये बताना जरूरी है कि भाई आपने पढ़ना जम्मू कश्मीर से बाहर। कोई अगर स्टूडेंट ये समझता है कि मैं स्कीम के तहत जम्मू कश्मीर के लद्दाख में किसी स्कूल में एडमिशन ले लूंगा, ऐसा नहीं। ही और शी सपोज टू गो आउटसाइड द जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। तो ये इसके लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आपने ये बेसिक 4 कंडीशन जो हैं बच्चों को इसके बारे में बताना है कि जब ये आप करेंगे तभी जाकर आप आगे जा सकते हैं। ये तीनों सर्टिफिकेट जो हैं, जो एक हमारा इंपॉर्टेंट डोमिसाइल सर्टिफिकेट, क्योंकि ये स्पेशली स्कीम जम्मू कश्मीर, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूटी ऑफ लद्दाख के स्टूडेंट के लिए है, तो उसके लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना मस्ट है। सो डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट, all these certificates are issued by the revenue authority, यानी कि तहसीलदार से, रिस्पेक्टिव तहसीलदार से मिलता है। अब आप इसके बारे में जो हमारे स्कूल्स का रोल है वो क्या है, जो हमारे कॉलेज का, एवरीबॉडी सपोज टू गाइड द स्टूडेंट कि इसको आप टाइमली बनवा लें। क्योंकि क्या होता है लास्ट टाइम पे कभी कोविड का पता नहीं चलता, कभी कितनी प्रॉब्लम आ जाती हैं, और फिर बच्चा लास्ट टाइम पे कहता है सर मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है, उधर से लास्ट डेट हो रही होती है और बच्चा प्रेशर में होता है।
इसलिए आप बच्चों को गाइड करें कि वो इन सर्टिफिकेट को बना के रखें। नॉर्मली जब हमारा रजिस्ट्रेशन होता है उसके 6 मंथ तक सर्टिफिकेट का इनकम वाले का वैलिडिटी रहता है, जो हमारे यहाँ देखा जाता है। अब स्कूल्स का और कॉलेजेस का क्या रोल है? जो जितने भी हमारे स्कूल्स हैं, चाहे वो हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं या हाई स्कूल हैं विद ICT फैसिलिटी हैं, उनको हम फैसिलिटेशन सेंटर कहते हैं। फैसिलिटेशन सेंटर का मतलब दे हैव टू फैसिलिटेट द स्टूडेंट्स। टीचर फैसिलिटेट करते हैं, किसमें? उनको गाइड करते हैं रजिस्ट्रेशन, क्योंकि ये सारा प्रोसेस ऑनलाइन है। तो रजिस्ट्रेशन में उनको इसलिए गाइड करते हैं कि भाई आपको ऑनलाइन जब रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे करना है, कैसे भरना है, उसमें उनको हेल्प करते हैं। और ये पहले हमारा कॉलेज से चलता था, ये इसलिए ऐड किया गया कि बहुत सारी इसमें एक्सप्लॉइटेशन होती थी। एक्सप्लॉइटेशन ये है कि यहाँ पे यहाँ तक था कि बच्चे जो हमारे इसमें जुड़े होते थे, उनको कई एजेंट बीच में आके क्या करते थे कि बच्चों को ऐसे इंस्टीट्यूशंस में, जैसे भी रजिस्ट्रेशन के वक्त जाएंगे और कई बच्चे बाहर जाते हैं किसी जगह, और वो क्या करते हैं कि साइबर कैफे वाले में गए, उन्होंने अपना ही फोन नंबर भर दिया, ईमेल आईडी भी अपनी भर दी, या फिर बच्चे को ऐसा गाइड किया, या कोई भी लोग, मैं नहीं कह रहा हूं एक ही, जो भी यहां से जाते हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूशन के साथ उनका टाई अप होता है, बच्चा कहता खुश है, वो कॉलेज कुछ और भर देते हैं क्योंकि उनका कहीं से टाई अप होता है। और फिर क्या होता है कि बच्चों को कई बार स्कॉलरशिप नहीं मिलता, इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, और बच्चे बहुत सारे परेशान हो जाते हैं। सो इसका जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो हाई स्कूल है जहाँ ICT फैसिलिटीज है, ये साथ में जोड़ा गया कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, गाइडेंस का प्रोसेस, ये सारे का सारा कौन करेगा? हेल्प करेगा, स्कूल्स करा करेगी। क्योंकि बेसिकली इस पूरी स्कीम में, ये स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, इसको इंप्लीमेंट करता है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन न्यू दिल्ली थ्रू डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन इन एसोसिएशन विद डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट इज द मेन स्टेक होल्डर्स, क्योंकि जो भी पढ़ने जाते हैं बच्चे वो +2 वाले, इसलिए आप बेहतर जानते हैं, आप उनके साथ एसोसिएटेड रहते हैं, इसलिए स्कूल्स के वालों के साथ इतनी क्लोज एसोसिएशन जो है इस स्कीम के तहत रखी गई। अब जब ये होने लगा तो एक स्टेज पे क्या हुआ कि जो हमारी इंजीनियरिंग है, अब आपको मैं बता रहा हूं नंबर 2 एलिजिबिलिटी के बाद, नंबर 2 जो है वो है कि हमारे पास सीट्स कितनी है। टोटल सीट्स है 5000, आउट ऑफ 5000 2070 फॉर जनरल कोर्सेज। जनरल कोर्सेज मतलब BA, BSc, BCom, BBA, BCA, ऑल ऑनर कोर्सेज, ये सब जनरल कोर्सेज में आ जाते हैं। Then 2830 seats are for professional courses. प्रोफेशनल कोर्सेज में क्या आता है? इंजीनियरिंग, उसकी डिफरेंट ब्रांचेस, BSc नर्सिंग, B फार्मेसी, आर्किटेक्चर, ये हमारा होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, ये सारे के सारे जो हैं ये किसमें आ जाते हैं? प्रोफेशनल कोर्सेज। 2830 2830। देन 100 सीट्स आर फॉर मेडिकल कोर्सेज। 100 सीट जो मेडिकल की हैं उसमें आ जाता है हमारा BDS, MBBS, BAMS एंड ऑल अलाइड मेडिकल डिग्री जो करते हम। तो ये हमारे पास टोटल अगर इनका देखा जाए तो 5000 सीट्स मिलती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मैंने आपको एलिजिबिलिटी के बारे में बताया, नंबर ऑफ सीट्स के बारे में बताया, अब मैं आपको बता दूं स्कॉलरशिप कितना मिलता है। मैं सब पार्टिसिपेंट को जितने भी हैं ये बताना चाहूंगा कि अगर आपको कोई भी लेटेस्ट देखना हो तो आप AICT की वेबसाइट पर जा सकते हैं, www.aict-india.org। इसमें जो भी लेटेस्ट होता है अपलोड किया जाता है, उसी में मेरा नाम और नंबर भी दिया हुआ है। अगर आपको कभी भी कोई भी इशू हो, कभी भी कोई क्लैरिफिकेशन की बात हो, हालांकि ये बहुत बिजी रहता है क्योंकि पहले दिन से जब से ये स्कीम है पूरे इंडिया में ये नंबर है और बच्चे तो हमेशा इसी में रहते हैं, और इसलिए आप भी अगर चाहें तो नोट कर सकते हैं 94191। ये बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर है, जब कहीं कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिले यहाँ मिलती। 94191
44030। प्रोफेसर अजीत अदराज मेरा नाम है, 94191 44030, 94191 44030। तो कभी भी आप इस पे हो तो आप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं और व्हाट्सएप पे मैसेज दे सकते हैं। और कई बार मुश्किल होता है हर जगह पे कॉल का इस तरह, क्योंकि 24 से ज्यादा बच्चे इसके साथ लिंक रहते हैं। इसलिए बच्चों के कहने पे हम उनके साथ इसके कोशिश करते हैं कि जितना हो सके। अब आप ये सोचेंगे कि जो हम स्कॉलरशिप के बारे में बताएंगे यूनिक ऐसे हैं कि इसमें अगर बच्चा जनरल कोर्सेज के लिए एडमिशन लेता है तो 30,000 रुपीज पर एनम तक उसकी फीस गवर्नमेंट देती है। अगर वो प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए जाता है तो उसकी 1,25,000 तक पर एनम फीस गवर्नमेंट देती है। और अगर वो मेडिकल के लिए जाता है तो उसको 3 लाख रुपीज पर एनम उसका जो फीस है गवर्नमेंट देती है। तो ये फी है जो सपोर्ट मिलती है। इन एडिशन टू दैट, चाहे बच्चा जनरल कोर्स में जा रहा है या प्रोफेशनल में जा रहा है या मेडिकल में जा रहा है, 1 लाख रुपया पर एनम उसको मेंटेनेंस चार्जेस कहते हैं वो मिलते हैं। ये एकेडमिक फीस के अलावा 1 लाख रुपया पर एनम एक बच्चे को मिलता है। किसके लिए? हॉस्टल की फीस के लिए, मेस के चार्जेस के लिए, स्टेशनरी के लिए, बुक्स के लिए, अपने और छोटे मोटे खर्चे पूरे करने के लिए। मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो इस 1 लाख रुपए में से भी पैसे बचा लेते हैं। उधमपुर की हमारी बच्ची है, इससे पैसा बचा के बीटेक करने के बाद एमटेक भी कर रही है। और मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं ये लाख रुपया भी खाते ही खाते हैं और हर महीने 5-10 लाख रुपया घर से और मंगवाते हैं। हमने बच्चों को गाइड करना है, समझाना है, पैसे का नहीं है। ये मैं आपको ये बता दूं, ऊपर वाले का शुक्र है, हमने जम्मू कश्मीर में हमारे पेरेंट्स, हमारे संस्कार, हमारी सभ्यता, संस्कृति बड़ी डिफरेंट है। हमारे यहाँ पे बच्चे को कैसा भी होगा लेकिन माँ बाप बच्चे को भूखा नहीं रहने देते, बड़े प्यार से खिलाते हैं उसको। तभी जब ये बाहर जाते हैं चिल्लाते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनका खाने का फिर खर्चा वैसा ही रखा होता है। वहां पे अभी बच्चे, मुझे जब बच्चों से मेरा इंटरेक्शन चलता रहता है तो कहते हैं सर हम सुबह 5 बजे उठ जाते हैं। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है कि बेटे अगर आप इतनी जल्दी उठ के सैर करते हैं। कहते नहीं सर, फंसे भी उठना पड़ता क्योंकि टॉयलेट में लाइन लग जाती है उसको। फिर उसके बाद सर ऐसा है कि कोई उठाता नहीं, एक उठती है लड़की, वो सबको कंबल साथ के उठा देती है। फिर सब ऑटोमेटिकली उठ जाते हैं। यहाँ मम्मी के कहने पे नखरे से उठते नहीं, इधर से इधर गर्दन करते थे, ऑटोमेटिकली उठ जाते हैं। फिर उनको 6:30 से 7:30 तक मैस में जिसने खा लिया खाना ही खाना है। 8 बजे क्लास में बांधना है। रात को मतलब फिर दिन ही चढ़ जाता है, 2:30 बजे तक असाइनमेंट बना रहे होते हैं। कहते हैं सर बस हो जाती, क्योंकि वहां स्पेयर नहीं रहने देते बच्चों। अभी मैं टूर करके आया हूं, मैं अभी पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में, चंडीगढ़ में डिफरेंट कॉलेज से मिला। और बच्चे जब मेरी इंटरेक्शन होती है, वो भी पढ़ते हैं, मम्मी को बहुत याद करते हैं, पापा को बहुत याद करते हैं, फैमिली को। क्योंकि जो बड़े लाड में पले होते हैं ना, उनको फिर थोड़ा सा रगड़ा लगता है ना जब जिंदगी का। और इसका मकसद भी ये है कि वो इसको सीखें। क्योंकि ये बच्चे वैसे तो अगर लगते तो बड़े इनोसेंट हैं, लेकिन होते ये बहुत चालाक भी होते हैं। क्योंकि अभी जब उनका एडमिशन होगा और जब उनको अभी जाना होगा तो उसका एक तो जब अलॉटमेंट लेटर मिलता है उसमें लिखा है 7 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर आपने ज्वाइन करना। तो ये क्या करते हैं, जब उनको अलॉटमेंट लेटर मिल जाता है, ये आपने छोटी छोटी बातें क्यों बता रहा हूँ, इनको गाइड करना। बाकी प्रेजेंटेशन सारी बनी हुई है शुरू से। मैं जहां भी होता है मैं इनको प्रोग्राम जो है वो तो मैं बताता रहता हूँ। वो हमें सारे पढ़े लिखे लोग हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। लेकिन छोटी छोटी बातें ऐसी हैं कि जैसे बाहर ड्रग्स का मसला है, बाहर गलत रास्ते में ना कोई बच्चा पड़ जाए, उसकी प्रॉब्लम रहती है। तो इनको गाइड करना, अगर ज्यादा भी खर्चा करते हैं तो उस पर चेक रखना है थोड़ा सा। और इनको बच्चों से प्यार से समझाना है कि कोई भी इनको बाहर का ट्रैप कर लेता है और फिर इनके पैसे ही खाना शुरू हो जाता है। तो इन बच्चों को जब ये जाने के आता है टाइम, तो ये स्टूडेंट जो इतने भोले से लगते हैं, फिर ये सारे रिश्तेदारों के घर जाते हैं, कोई रिलेटिव नहीं छोड़ते। क्योंकि हमारा कल्चर ऐसा है, जम्मू कश्मीर का प्यार वैसे पूरे इंडिया का है, लेकिन यहाँ इतना अच्छा है कि अगर मदर 500 देगी तो मासी 1000 देती। मेरी बहन की लड़की बाहर जा रही है और बड़े बड़े खतरनाक फोटोग्राफ बताते हैं कैमरा के कि यहाँ जाना है मैं।
तो फिर ये क्या करते हैं कि मौसी के पास जाएंगे, दादी के पास जाएंगे, सबके पास जाएंगे और पैसे इकट्ठे करते हैं। और इसी हाल में एक बार मेरे पास 16 में बच्चा आ गया, वो कह रहा है सर ऐसे हो गया, मेरी लास्ट डेट निकल गई, मेरा एडमिशन का रह गया। मैंने उसको कहा पुत्र बस अब लास्ट डेट में हम कुछ कर तो नहीं सकते, लेकिन फिर भी हेल्प करूंगा अगर आप सच बताएं। तो कहने लगे कि मैं पैसे इकट्ठा करता रहा, आप बिल्कुल ठीक है। क्योंकि होता क्या है, कई बार जैसे हमारी यहाँ लोकल छुट्टियां होती हैं, इसी तरह से साउथ में या डिफरेंट जगह पर उनकी अपनी लोकल छुट्टियां होती हैं। हमारे वाले सोचते हैं अभी 10 दिन हैं तो 8 दिन अभी हो गए तो लास्ट में निकलेंगे, जब 2 दिन रह गए तो वहां जब जाते हैं तो पता लगता आगे 2 दिन। सो इनको ये कहना है कि आज तो ये बच्चा थोड़ा तेज जनरेशन के हैं, इनको ये बताना है कि ये गूगल में जाके कहाँ जाना है, उस इंस्टीट्यूशन को पहले देख ले, उस एरिया को देख ले, क्लाइमेट को देख ले, ताकि हर तरह से बच्चा वेल इन्फॉर्म्ड हो इससे पहले जहाँ के उसने वहां पे जाना। सो इसका स्कीम का कब शुरू हुई, इसका मेन पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव मैंने उसके बारे में आपको बताया, और उसके साथ ही इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, और उसके साथ इसमें कितनी सीट्स हैं, और आपको स्कॉलरशिप के बारे में बताया। जो 1 लाख रुपया मिलना है वो बच्चे को मिलता है हॉस्टल के लिए, और अगर कहीं हॉस्टल नहीं मिलता तो बच्चा अगर पीजी में रहता है, किराए पे लेके रहता है, तो वो भी उसको 1 लाख रुपया मिलेगा। पहले इसके लिए बिल देने पड़ते थे, अब 2-3 साल से ऐसा हुआ कोई इसको क्लैरिफिकेशन नहीं देनी पड़ती, तो वो बिल देने पड़ते हैं उनको, तो अभी नहीं देना पड़ते। अगर किसी बच्चे की स्पोर्ट्स में एडमिशन हो गई चंडीगढ़ में, और चंडीगढ़ में उसकी कोई फूफी रहती है, कोई अंकल रहते हैं, और उनके पास फ्री रह लिया, तो भी 1 लाख रुपया उसको मिलना है। तो ये एक बड़ी यूनिक सी स्कीम है। इतना सपोर्ट अगर कोई बच्चा पढ़ने वाला हो, मेरे लिए मैं ये समझता हूं, इसीलिए मैं इमोशनली जुड़ा हूं, क्योंकि इसमें मैंने बच्चों का कैरियर बनते देखा है। हमारे बच्चे जो दूर दराज भनी, बसोली, बिलावर, कलोतरा, मेंढर, नौशहरा, बुदल, कहां एरिया से, जहां मैंने देखा कलोतरा में कहा आज भी बच्चा 8 किलोमीटर पहाड़ी से नीचे आता है और वहां से मक्की लेके आता है, और जब छुट्टी होती है स्कूल से वापस जाता है तो आटा लेके चढ़ता है। उन बच्चों के लिए काम करते हैं। ये हमारी कमिटमेंट इसलिए है कि जैसे आज हमें कहते हैं कि हमें समझाने वाला कोई नहीं था, हम ये कोशिश करते हैं कि कम से कम ये जनरेशन ये मत कहे कि हमें समझाने वाला कोई नहीं। इसलिए डे एंड नाइट राउंड द क्लॉक 24/7 आई एम वर्किंग फॉर माय स्टूडेंट एंड कनेक्टेड विद माय स्टूडेंट्स। ये मेरी लाइफस्टाइल है, और उसके लिए मेरा इतने प्यारे बच्चे हैं कि मैं बेंगलोर में गया, एक बच्ची रोना शुरू हो गई, कहते सर आप आए हो, क्योंकि मैं जब जाता हूँ उनको ऐसे ही बोलता हूँ कि क्या हाल है, ठीक ठाक हो, दर्शक खबर वाले कुछ पे यूले। तो जम्मू कश्मीर लद्दाख के सारे बच्चे ऐसे कहते हैं कि सर जब आप आते हो ऐसे लगता है जैसे पापा आ गए। तो वो फीलिंग जो है ना, मैं समझता हूँ इससे कोई ज्यादा और अमीरी और पोस्ट नहीं हो सकती। और हम लकी हैं, ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें टीचर बनाया, 24 घंटे प्यारे प्यारे बच्चों के साथ रहते हैं और उनको स्टडी करते रहते हैं और उनसे सीखते रहते हैं। तो ये ऊपर वाले का शुक्र है। अगर इससे डबल तनख्वाह होती और किसी वाइन फैक्ट्री में होते, शराब की फैक्ट्री में होते, तो बोतलें गिरते रहते। हमें लाख लाख शुक्र है। सबसे अगर कोई टॉप में है, उसने कहा ना गुरु गोविंद दोनों खाते कापू लागे पाए, भली हारी गुरु अपने जिन्हा गोविंद दिए गया। हमें वो रुतबा मिला हुआ है कि अगर रब से भी मिलना है तो हम मिलते हैं किसके थ्रू? गुरु के थ्रू। हम वो हैं। इसलिए मैं अपने टीचर का, अपने प्रिंसिपल्स का, मैं कभी भी इनके बारे में किसी से नेगेटिव सुन ही नहीं सकता, क्योंकि हमें पता है मैं खुद 24/7 काम करते हैं। आजकल टीचर तो रात को भी फ्री नहीं रहते, सवेरे रिपोर्ट देनी बनती है। तो इतनी कमिटमेंट है और हम बच्चों के साथ रहते हैं, इसलिए मैं तो उसमें बहुत इंजॉय करता हूँ और इन प्यारे प्यारे बच्चों के साथ इनकी प्यारी प्यारी भाषा भी इनको समझाता रहता। ये मैं बीच में आपको इसलिए पॉइंट बता रहा हूँ कि हम बच्चों के साथ इस तरह का मोटिवेट भी करते रहते हैं। मैं बच्चों को कहता हूँ कि पुत्र जब आप यहाँ होते हो, अभी बॉम्बे में बैठे हो, पुणे में बैठे हो, बेंगलोर में बैठे हो, मम्मा का फोन आता है, वो दूर दराज बड़वा में बैठ के पहले उस माँ का चेहरे का फोन ही नहीं मिलता है। आपके भाई बहनों को कहते हैं, वो भी कहते हैं ठहर के मिलाते हैं। और जब वो फोन मिलता है, और जब वो फोन मिलता है तो फिर वो आपसे कहती है पुत्र खाना खाया,
और आप कहते हैं खाया, वो फिर पूछती है बेटे अच्छी तरह खाया, और आगे से आप ऐसे बोलते हो हाँ मम्मा खाया, और हम बड़े हो गए पता है खा लिया। ऐसे ज्यादा जवाब मत दिया करो, क्योंकि वो माँ उस पहाड़ पे बैठ के जिसका बड़ी मुश्किल से कनेक्टिविटी से खून मिलता है, वो जब रात को खाना खाती है, हर टुकड़े में आपकी तस्वीर नजर आती है, आपका चेहरा नजर आता है। इसलिए बेटे वो प्यार से आपको कहती है, इसलिए अपने माँ बाप को उसी प्यार से और उनकी फीलिंग को ध्यान में रखते हुए यहाँ मेहनत करना, पढ़ना, अच्छा कैरियर बनाना। इसलिए मुझे खुशी है कि मेरी प्यारी बातों से बच्चों का सारा नक्शा ही बदल जाता है, और वो इतनी कमिटेड हो जाते हैं, इतने प्यारे हो जाते हैं। लेकिन फिर भी कई जगह पर हमें प्रॉब्लम रहती है, लेकिन मैं इसी में लगा हुआ हूँ। क्यों? कि खाली स्कॉलरशिप से पढ़ना नहीं है, उसके साथ साथ बच्चों को दूसरे इन्वायरमेंट में एडजस्ट करना और उनको किसी भी नेगेटिव फोर्सेस से बचाना, ये भी हमारी काउंसलिंग है, ये भी हमने करना है। मैं बच्चों को बड़ी बड़ी प्यारी बातें सुना के खुश भी रखता हूं बाहर कि प्यारे बच्चों, ये देखिए ऊपर वाला जो है ना, गॉड इज ग्रेट, टेंशन मत लिया करो कभी। परेशानियां बहुत आती हैं आपको, लेकिन ऊपर वाले पे यकीन रखो, क्योंकि देखो जैसे हमारी नई जनरेशन थी, उन्होंने जी कहना छोड़ दिया। पहले कहते थे मम्मी जी, पापा जी, भैया जी। आजकल आपको पता है मोम, भाई, क्या क्या नाम डाल दिए, जी तो गाय को। लेकिन ऊपर वाले का कमाल देखो कि जो भी आज नई जनरेशन है, 24 घंटे उनसे जी करवा देता है, क्योंकि वो बोलते रहते हैं 4G 5G सब आने वाला है। ऊपर वाला ग्रेट है, आसमान से गिरता है बंदा बच जाता है, चारपाई से गिरता है मर जाता है, वो सिग्नल देता है कि आप कुछ नहीं है, ज्यादा घमंड में मत रहा है। इसलिए मैं बच्चों को कहता हूं बेटे वो हैं, आप क्यों टेंशन लेते हैं? इसलिए बच्चों का मोरल हाई रखना। और साथ में इस उम्र में, अभी श्रीनगर में प्रोग्राम था, परसों कल फिर जा रहा हूं, तो वहां मैं कोई कह रहा सर आप इतने तो अभी भी ऐसे रहते हैं, तो मतलब एकदम एनर्जी रहती है। मैं क्या बच्चों से आती है, क्योंकि जितना मैं बड़ा भी हूं उतना ही मैं छोटा बच्चा भी हूं। शायद इस साल में सबसे बड़ा भी मैं ही हूँगा, बच्चा भी मैं ही हूँगा। अब बच्चा क्यों होगा? क्योंकि 24 आवर्स बच्चों के साथ रहता हूँ। अभी बच्चे पहले फोन करते थे, हमारी बच्चियां फोन करती थी, सर ऐसे, सर मैं क्या बेटे बताइए क्या सर प्रॉब्लम ये है कि अभी तक स्कॉलरशिप नहीं मिला। फिर बच्चों का बदल गया स्टाइल, वो ऐसे बोलते हैं कि अभी मैं पूछता हूँ कि हाँ बेटे क्या प्रॉब्लम है, तो बोलते नहीं सर इशू ये है। तो जो पहले प्रॉब्लम कहते थे आजकल इशू। और जो नई जनरेशन आई है वो फोन करते हैं, हाँ बेटे क्या बात है, सर सीन जे। अब जब मुझे पहली बार बच्चों ने कहा, मैंने कहा सीन की बात क्या आ गई, हम तो कोई थिएटर की बात नहीं कर रहे। नहीं सर सीन मतलब है कि पैसे नहीं मिले। तो अब मैं भी अपने बच्चों को बोल दूं कभी कि बेटे क्या प्रॉब्लम है, तो बच्चे बोल रहे उनको अच्छा बेटे क्या सीन है, बोलते पापा आप कौन सी लैंग्वेज बोल। तो इन बच्चों के साथ रहकर नई नई टर्म सीखते हैं, नई नई बातें सीखते हैं। दैट्स हाउ आई एंजॉय। मैं आपको ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ कि आप बच्चों का काम करके देखें। और मैं ये समझता हूँ कि अगर आपको जन्नत देखनी, अगर आपको हेवन देखना है, अगर आपको इसी जन्म में स्वर्ग देखना है, तो इन बच्चों के साथ रह के देखो, इनसे बात करके देखो, यू विल एंजॉय दैट। दैट्स व्हाई आई थॉट। अब आपको इन बच्चों को क्या बताना है? बच्चों को ये बताना है कि ये तो आपको मिलेंगे, अब आपको करके क्या रखना है। सबसे पहले बैंक अकाउंट। जो प्रॉब्लम आती है जब आप बैंक अकाउंट खोलेंगे, तो एक तो वो आपके नाम पर होना चाहिए, आपके मतलब बच्चे के अकाउंट पे, बच्चे के नाम से। और नो फ्री अकाउंट होना चाहिए, फंक्शनल अकाउंट होना चाहिए। और उससे वी वेलकम और मोस्ट डायनामिक डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन श्री रविशंकर शर्मा जी एंड और सुरेंद्र शर्मा जी और डायरेक्टर स्किल डेवलपमेंट। वेलकम सर। मैंने आपसे पहले ही कहा था सर विद योर परमिशन थोड़ा कंटिन्यू कर लूं 2 मिनट, फिर आपका सुनना जरूर है, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया है कि आप लोगों से आपकी एब्सेंस में मैंने पहले यही कहा कि अगर हम इतना काम कर रहे हैं बच्चों के लिए, तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो को ऊपर वाले ने भी चुन के ऐसी जगहों पे बिठाए होते हैं जो बड़ी सिंसियरिटी से बच्चों के लिए काम करते हैं। क्योंकि दिन में कई बार 4 बार 5 बार फोन करके भी काम करता हूँ और हमेशा खुशी से
प्यार से कि आप चिंता मत करें, ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो सर वंस अगेन मैं आगे कंटिन्यू करूँ, आपका स्पेशल थैंक्स कि आपने टाइम निकाला। और सर को तो मैंने स्किल डेवलपमेंट में भी गया था तो वहाँ भी, तो सर आपका भी बहुत वेलकम। बाकी मैडम इधर हैं, इन्होंने बड़ा अच्छा अरेंजमेंट किया है और सारे तकरीबन प्रिंसिपल्स और नोडल ऑफिसर्स आए हुए हैं। तो मैं ये बता रहा था कि बैंक अकाउंट जो है वो बच्चे का अकाउंट होना चाहिए, ज्वाइंट अकाउंट नहीं होना चाहिए, और वो आधार सीटेड होना चाहिए। तो बैंक अकाउंट आधार सीटेड होना चाहिए और आधार एक्टिव होना चाहिए। सो बैंक अकाउंट बच्चे के नाम, नो फ्रिज मीन फंक्शनल होना चाहिए, और ज्वाइंट अकाउंट नहीं होना चाहिए। इन बातों का आपने बच्चे को अच्छी तरह गाइड करना है, क्योंकि अभी भी 400 के करीब ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका स्कॉलरशिप तो रिलीज हो चुका है, लेकिन उनको स्कॉलरशिप अभी उनके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ, क्योंकि उनका बैंक अकाउंट या तो आधार सीडेड नहीं है, या आधार एक्टिव नहीं है, और या फिर उनका ज्वाइंट अकाउंट है। अच्छा, हमारे यहाँ एक और प्रॉब्लम, क्योंकि आजकल आपको पता है तो सारा ऑनलाइन पेमेंट होती है, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम में चलता है। तो बच्चे का क्या है कि जब छोटा था तो कभी पापा ने बेटे का ज्वाइंट अकाउंट खोल दिया, या दादी ने बेटी का अकाउंट खोल दिया 100 रुपये जमा करा के, और फिर उसके बाद वो अकाउंट पड़ा हुआ है, और उसके बाद अभी जाना था स्कॉलरशिप में दूसरे बैंक में अकाउंट खुलवा लिया। और क्या हो जाता है कि वो जम्मू कश्मीर बैंक का जो पहला अकाउंट था बच्चे ने अभी खोल दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, वो पहले वाला आधार सीडेड है, लिंक्ड है, और क्या होता है कि पेमेंट चली जाती है उसमें। अभी कटरा से एक बच्ची थी, वही यही कि सर मेरे पैसे नहीं आए, इतनी देर हो गई। मैं क्या बेटे देखो, हमारा स्टेटस जो है बच्चों को समझाते हैं कि जब भी डिस्बर्समेंट हो जाए समझो आपके अकाउंट में पैसा चला गया, क्योंकि इसकी स्टेजेस है कि जैसे ही बच्चे का पेमेंट जो है वो पहले उसका पेंडिंग विद हेड प्रीएम्प्टिव प्लेस आता है, वेरीफाइड होने के बाद फिर फाइनेंस में जाता है, फिर अंडर रीबर्समेंट एंड देन डिस्बर्समेंट। डिस्बर्समेंट मींस कि पैसा अकाउंट में गया, और अगर नहीं आया पैसा तो समझो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो बच्ची कहे नहीं सर हमने पूरा चेक कर लिया, बिल्कुल नहीं आया है। मैंने कहा आप घर में पूछ के बताओ। तो जब पापा से पूछा उसने कहा एक बार बेटे तेरा अकाउंट खुलवाया था मैंने अपने साथ, तो 3 महीने के बाद पता लगा कि उस अकाउंट में पैसे पड़े। तो ये बच्चों को गाइड करना है कि आप बैंक अकाउंट, हाँ अगर कोई बच्चे का 7, अगर कोई बच्चे की एज कम है और अपना स्टूडेंट अकाउंट खुलवाए, ये बच्चों को थोड़ा बैंक अकाउंट के बारे में बड़ा जरूरी है, ये उसके बारे में उसको बताना। और फिर ये बच्चों को ये भी बताना कि ये जो है स्कॉलरशिप ये सिर्फ अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए। ये कोई बच्चा अगर सोचेगा मैं पीजी के लिए अप्लाई करूं तो स्कॉलरशिप मिलने वाला नहीं। दिस इज मेंट फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज ओनली। और फिर इसका सारा प्रोसेस ऑनलाइन होता है। स्टेप्स क्या है, अभी थोड़ी देर तक न्यूज़पेपर में आ जाएगा कि हम इसका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू कर रहे हैं। AICT की वेबसाइट पे www.aict-india.org पे लिंक दिया होता है स्कॉलरशिप का, और उसमें बच्चा जो है उसी से उसके लिंक से उसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करता है। और जैसे बच्चा करेगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, अपनी इंफॉर्मेशन देगा, अपना नाम, फादर का नेम, मदर का नेम, ऐसी इंफॉर्मेशन देगा जिसके बारे में डिटेल बताएंगे अभी नोडल ऑफिसर को भी। तो वो जो रजिस्ट्रेशन कर देगा उसके बाद उसका अपना कैंडिडेट आईडी, उसका कोड जो है वो जनरेट हो जाता है। तो कैंडिडेट आईडी और उसका पासवर्ड, ये 2 चीजें बच्चे के पास होती हैं। इसलिए बच्चों को ये बोल के रखना है कि आप अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड बना के रखो और उसको अच्छी तरह सेव करके रखो, क्योंकि तकरीबन ये फोन करते हैं कि सर मुझे पासवर्ड भूल गया। और कई बार कैसा होता है, ये जब दुकान पे जाते हैं साइबर कैफे में, तो साइबर कैफे वाला अपनी ईमेल आईडी पासवर्ड बीच में डाल देता है। बच्चे को मैसेज आना होता है कि कल ये प्रोग्राम होगा, जैसे अभी बच्चों का अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू होने, तो जब वो वाला उनको पता लगता है कि जब फोन किसके पास, साइबर कैफे वाले का, मैसेज बच्चे को पता नहीं लगता, या कोई अंकल गया था उसने अपना नंबर दे दिया, स्टूडेंट को पता नहीं चलता। बहुत सारे बच्चे इसलिए रह जाते हैं। और दूसरे नंबर पर बच्चों को कहना कि अपना पासवर्ड कभी किसी से शेयर मत करें। लास्ट टाइम मुझे दुख हो गया कि एक स्टूडेंट का दूसरे स्टूडेंट को पासवर्ड दिया हुआ था, और जो चॉइस फिलिंग में लास्ट दिन था उसने उसके सारे कॉलेज को डिलीट मार दिया।
तो ऐसी ऐसी बातें होती हैं, जो छोटी छोटी बातें हैं, ये एक्सपीरियंस से, बाकी जो रूल्स है हमारे प्रेजेंटेशन को देते रहेंगे आपको, लेकिन ये बेसिक बातें जो बच्चों को कहना है कि अपनी ईमेल आईडी बना के रखें, अपना पासवर्ड रखें, पासवर्ड से शेयर किसी के साथ शेयर मत करें, आधार अपना बना के रखें, पेरेंट्स का पैन कार्ड भी चलता है वो भी रखना है, और उसको आधार के साथ सीडिंग करा के रखें। और इन तमाम चीजों में जो उन बच्चों की छोटी छोटी इनपुट्स होती हैं, अगर वो इसको पहले ही डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखेंगे, 10th का 12th के सर्टिफिकेट में प्रारंभ करते हैं, 10th वाली जगह 12th का भर देते हैं, 12th वाला 10th का। अभी तो इनको मार्क्स सर्टिफिकेट से 10th की भरनी होती है, 12th का हम डायरेक्ट ले लेते हैं। ये उनको छोटी छोटी बातें जो उनको वो गलती कर देते हैं। फिर हमारा सबसे पहले न्यूज़पेपर में आता है, फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन शुरू होती है। रजिस्ट्रेशन में बच्चे का अपना पासवर्ड बन जाता है, कैंडिडेट आईडी और उसका अपना बच्चे का पासवर्ड होता है, और उस आईडी से ही वो आगे सारे जो प्रोसेस वो करेगा। फिर वो एप्लीकेशन फॉर्म होगा, एप्लीकेशन भरेगा। अब जो सारे स्कूल फैसिलिटेट करेंगे तो बच्चा वहां पर सर्टिफिकेट अपलोड करेगा। उन सर्टिफिकेट्स को चेक करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए ऑल द गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस ऑफ जम्मू प्रोविंस, उनको आइडेंटिफाई किया गया है एज फैसिलिटेशन कम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर। क्योंकि वो फैसिलिटेट भी करते हैं और डॉक्यूमेंट वेरीफाई भी करते हैं। वेरीफाई क्या करते हैं, वो देखते हैं कि ये डॉक्यूमेंट जो है ये बराबर एक जैसे हैं कि नहीं, अगर कोई कमी है तो वहां पर वो ठीक कर सकते हैं। और लेकिन बच्चों को आपने पहले बोल के रखना है कि अगर किसी बच्चे के आज भी किसी सर्टिफिकेट में, किसी फादर के, मदर के, बच्चे के सर्टिफिकेट में कोई स्पेलिंग मिस्टेक है या कोई उसमें वेरिएशन है, वो पहले ठीक करा लें, क्योंकि सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करता है। फिर उसको बच्चे लास्ट में बड़ी प्रॉब्लम में हो जाते हैं। तो ये चीजें जो हैं, उसके बाद फिर रजिस्ट्रेशन के बाद, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, जैसे ही बच्चे को वेरीफाई करके हो जाता है तो उसका एक लिंक खुल जाता है जिसको कहते हैं चॉइस के लिंक। तो पूरे जो हमारे डिग्री कॉलेजेस हैं, जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशन हैं, उसका प्रोसेस क्या है कि अभी जो डिग्री, जो हमारे जनरल कोर्सेज हैं, उनकी लिस्ट यूजीसी से मिलती है। इंजीनियरिंग कॉलेज की लिस्ट जो है वो AICTE से मिलती है। और ये कॉलेज जो एडमिशन बच्चे को लिस्ट मिलती है, उसी लिस्ट के हिसाब से वो उनसे इंस्टीट्यूशन देते हैं जो NAAC एक्रेडिटेड, NIRF, NBA टॉप इंस्टीट्यूशन देते हैं। यहाँ का अच्छी प्लेसमेंट हो, अच्छा रिजल्ट हो, हमारे बच्चों का बाहर जाओ तो प्लेसमेंट देख के इतना खुश होते हैं। कई बच्चे हैं जिनके बारे में आप बताएं। तो मैं ये चाहूंगा कि अभी सर को हम, शर्मा साहब को, और मुझे पहले ही पता होता है कि आपने बड़ी मुश्किल से रिक्वेस्ट की हुई है 2 मिनट के टाइम के लिए, क्योंकि आज उनका एक प्रोग्राम था, वहीं से आए हैं। तो मैं मैडम प्रिंसिपल से कहूंगा कि मैम आप आइए, 2 शब्द बोलिए। हमारे डायरेक्टर साहब आए हैं, जहां अगर आप कहें तो मैं इनवाइट कर लूं। जैसे सो विद योर परमिशन आई इनवाइट डायरेक्टर स्कूल श्री रवि कुमार शर्मा जी एंड श्री सुदर्शन कुमार जी, डायरेक्टर स्किल डेवलपमेंट। सर आप आइए, डाइस पे ही आइए, और यहाँ से आप अपना दोनों बच्चे, मतलब हमारे पार्टिसिपेंट्स को देंगे तालियां जोर से। मैंने सबसे कहा था जैसे कि आएंगे बीच में रोक के हम सुने, तो इसलिए मैंने रिक्वेस्ट की है सुनने के लिए। बहुत अच्छा किया सर। सर आप भी, मैम आप भी आ जाइए, आप भी आ जाइए। हाँ, तो कई बार ऐसा होता है कि वहां पूरे कंपटीशन में 98% वाले को सीट नहीं मिलती और हमारा 72% वाला एडजस्ट हो जाता है। तो ये सबसे बड़ी स्कीम की बात है। इसी तरह जो हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें जहां PM ट्रिपल का भी कोटा रहता है, जिसका अभी बताएंगे, जिसका अभी टेस्ट रखा है इस बार, जो कंबाइंड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, वो बच्चे करेंगे उसके लिए क्लियर। तो ये मतलब ऐसा स्कॉलरशिप भी मिलता है और सीट भी मिलती है, ये यूनिक है। और मेडिकल के जो बच्चे हैं उनको क्या है, नीट क्वालिफाई करना है, और नीट क्वालिफाई करके अपने लेवल में काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लेनी है, और फिर वो AICTE को रिपोर्ट करते हैं, और उसके साथ उनको जो 100 टॉप आते हैं 12 के नंबर के हिसाब से उनको स्कॉलरशिप मिलता है। इसी तरह नाटा करेंगे जिन्होंने आर्किटेक्चर के लिए जाना है, इसी तरह लॉ के जिसने जाना है वो क्लैट का एग्जाम क्लियर करेंगे। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये बच्चों को थोड़ा अवेयर करना है, बच्चों को इसके बारे में बताना है। और मैं ये चाहता हूं कि हम जो डायरेक्टर साहब का स्किल डेवलपमेंट का जो नया एक मिशन है कि इवन जो टेक्निकल एजुकेशन में भी
ये पहली बार हुआ है कि सर की कमिटमेंट से कि जितने पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हैं जम्मू कश्मीर में वो सब पहली बार फैसिलिटेशन कम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर बने। सर वी आर रियली थैंकफुल टू यू कि टेक्निकल एजुकेशन ने इतना बड़ा बच्चों के लिए हेल्प किया है। और सर ने जैसे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में स्कूल भवन में रेगुलर प्रोग्राम, स्कूल लेवल में प्रोग्राम, डिस्ट्रिक्ट लेवल में प्रोग्राम, इवन आपके ब्लॉक लेवल पे अपने प्रोग्राम जो करते रहते हैं उसमें कहीं जहां तक हो सकता है मेरा मैक्सिमम मैं पहुंचने की कोशिश करता हूं। तो ये सर आपने जो पर्सनल इंटरेस्ट लिया है, आई एम श्योर कि वो जो सीट जो कभी पूरी नहीं होती थी, जैसे मेडिकल में आज से 2 साल पहले 100 सीट पूरी नहीं होती थी और अब वहां पे पिछले साल मेरे ख्याल 113 सीट जो है वो इतने ज्यादा बच्चे वहां पर मतलब हो गए। और जैसे जनरल में कोई सीट बच जाती है उसको भी इंजीनियरिंग में शिफ्ट कर देते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि 5000 का पिछले साल 24,446 25,000 के करीब बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुई थी। हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन मिस्टर रोहित कंसल जी हैं वो चाहते हैं कि और हमारे सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन श्री BK सिंह जी और उनका मैं देख रहा हूँ बच्चों के लिए इतना ज्यादा जो कमिटमेंट है और डायरेक्टर स्कूल, डायरेक्टर टेक्निकल एजुकेशन और हमारे डायरेक्टर हायर एजुकेशन मैडम, ये सारी की सारी टीम जो है ये चाहते हैं कि जो 5000 स्कॉलरशिप है वो पूरे का पूरा बच्चे जो है एक भी सीट जाया ना हो। जैसे अभी डायरेक्टर साहब कह रहे थे एक भी सीट जाया ना हो और बच्चों को थोड़ा प्लीज गाइड भी करें क्योंकि 800 के करीब ऐसे स्टूडेंट हैं जो एडमिशन देकर छोड़ देते हैं। वो उन गरीब बच्चों की भी सीट जाया करते हैं, फ्रीज कर देंगे, आगे प्रोसेस नहीं करेंगे। उनको ये बताना है कि जब आप एक सीट जाया करते हो एक गरीब बच्चा दूसरा रह जाता है। अगर खाना जो है बाहर जाएंगे तो उसके माहौल के हिसाब से रहेंगे। जैसे मैडम कह रहे थे कि किसी जगह पर कोई AC नहीं चलेगा तो पंखा नहीं चलेगा। हम टीचर लोग हैं, हम हमेशा 24 घंटे तैयार होते हैं। क्यों? यही मैं बच्चों को भी सिखाता हूँ कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए। मैं बच्चों को धूप में चलना सिखाता था, पैदल चलना सिखाता था, उनको बारिश में रहना सिखाता था। इसलिए सिखाता हूँ क्योंकि हमें यही कैपेसिटी बिल्डिंग है। एक तो पढ़ाई वाली कैपेसिटी बिल्डिंग है, एक कमिटमेंट की भी कैपेसिटी बिल्डिंग है कि हर तरीके से भूखा रहना एक दिन आना चाहिए, प्यासा रहना आना चाहिए। ये वहां पर जैसे ऐसा नहीं कि AC माँ बाप ने लगाया था कि ठंडे में ज्यादा नंबर लेंगे और वो उसी ठंडे से उठते नहीं। तो हमें बच्चों को सिखाना है। बच्चे बहुत प्यारे हैं और टीचर की आज भी बहुत इज्जत करते हैं और प्रिंसिपल्स और टीचर्स दे आर द बेस्ट और स्टूडेंट्स आर द बेस्ट। और जैसे हमारे सर कह रहे हैं कि अगर सारे इतने बेस्ट हैं तो आओ हम ऐसा बेस्ट करें कि हर उस बच्चे तक पहुंचे जो डिजर्व करता है। उसको इसके बारे में, स्कीम के बारे में पता नहीं है, उसको चेहरे को कोई गाइड करने वाला नहीं है। हम उसके पेरेंट्स गार्डियन बन के भी वो रोल प्ले करें ताकि मैक्सिमम बच्चे जो हैं इसमें जा सकें। मुझे अभी प्रिंसिपल मैम बता रहे थे कि जैसे मैं डायरेक्टर साहब को कहा, मैं कहा सर ऐसे पार्टिसिपेशन का और ये पर्सनल इंटरेस्ट लिया क्योंकि असल में प्रिंसिपल्स की वर्कशॉप 20 को थी अप्रैल को, लेकिन एक मिस कम्युनिकेशन गैप होने के कारण उस दिन प्रिंसिपल्स नहीं आ सके। लेकिन मैं क्रेडिट गोज टू आवर डायनामिक डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जिन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, हम करेंगे कैसे। मैंने कहा सर इतने सारे उनका नहीं करेंगे। और सर ये मैं जैसे प्रिंसिपल मैम ने बताया तो आई वुड लाइक टू शेयर, यहाँ तो सारा फुल है ही है। इस तरह से बड़ा काफी 2 रूम बड़े बड़े वहां भी भरे हुए हैं, यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं और लीक दिया हुआ है और वो प्रोसेस भी चल रहा है। सो क्रेडिट गोज टू द एंटायर टीम एंड वी आर रियली थैंकफुल टू द प्रिंसिपल मैम जिसने, मैं सबसे बड़ी बात है कि मैं रात को दिन को कई बार आधी रात को मैसेज करता रहता हूँ कि ये होगा और सारे खुशी से करते हैं। सो विद दिस आई कंक्लूड एंड इन द लास्ट मैं सिर्फ आपको ये कहूंगा कि जो भी पॉइंट होंगे उसको नोट कर लेना। अगर आपको किसी बात का कोई डाउट होगा उसको नोट कर लेना, क्योंकि जैसे अभी गंजू साहब की प्रेजेंटेशन खत्म होगी उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेक्शन होगा ब्रीफ सा। और हमारा ब्रीफ है ना, आप क्वेश्चन जितने मर्जी पूछना। अगर किसी को इमरजेंसी होगी तो जा सकेगा तब, और हम शाम तक भी बैठना पड़ेगा तो बैठेंगे, क्योंकि हर सवाल का जवाब आपको मिलना चाहिए ताकि आगे आप बच्चों को भी जाके शेयर कर सकें। आई थिंक नाउ आई इनवाइट मिस्टर केश कुमार गंजू जी और now I invite, and we are really thankful to our director schools and director skill development, Sir Mr. K.
from last 5 years. तो मैं थोड़ा सा आपको PMSS रजिस्ट्रेशन के बारे में सबसे पहले जानकारी देता हूँ। IMC इंटरनेशनल कमेटी मीटिंग होती है, उसके बाद जैसे हमको इंस्ट्रक्शन मिली कि हम न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट निकालेंगे along with calendar of events will be put on the website. तो उसके अंदर क्या होगा कि कौन सी डेट से रजिस्ट्रेशन खुलेगा और कौन सी डेट को बंद होगा, कौन सी डेट को वेरिफिकेशन खुलेगा और कौन सी डेट को बंद होगा, ये सारी डिटेल्स उसके अंदर आएंगी। जब भी स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के लिए आएगा आपके पास में, आपको उन्हें बताना है कि जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो वहाँ पे उनके पास में होने चाहिए। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को आपको देखना है। अगर रजिस्ट्रेशन के लिए आता है तो वो सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी भी लेके आ सकता है। आपको जो फोटो का पिक्सल साइज है मैं भी आपको बताऊंगा, उसको उसके हिसाब से वो डाउनलोड करके वेबसाइट के ऊपर अपलोड करेगा और ऐसे ही अपने सिग्नेचर अपलोड करेगा। और डॉक्यूमेंट जैसे अगर किसी बच्चे का कोई सर्टिफिकेट है रिजर्व कैटेगरी का, वो अंडर प्रिपरेशन है, तो स्कूल के इंचार्ज को ये बोलना है कि भाई आप फटाफट इसको फाइनल बनवा लो, नहीं तो जब आप फैसिलिटी सेंटर में जाएंगे और वहाँ पे अगर अंडर सबमिशन आप डॉक्यूमेंट दिखाएंगे तो आपको उस कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं। और अभी जो 2-3 डेवलपमेंट्स हुए हैं, अभी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने ये कहा है कि कोई भी स्टूडेंट जिसको BA, BCom, BSc करनी है उसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना पड़ेगा अगर वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता है। उसका एडवर्टाइजमेंट और लिंक जहाँ पे उसको ऑनलाइन अप्लाई करना है, ये एग्जाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी दे रही है और अभी उनका पोर्टल खुला हुआ है रजिस्ट्रेशन के लिए, अगले महीने के स्टार्टिंग तक खुला रहेगा। तो जो भी स्टूडेंट आपसे अगर कोई इंक्वायरी करने आता है तो उनको कहना है कि बच्चे प्लीज आप अपना जो है अगर आपको BA, BCom, BSc करना है तो आप जो है अपना एंट्रेंस एग्जाम दे लें। अगर आप एंट्रेंस एग्जाम नहीं देंगे तो आपको CUP में एडमिशन नहीं मिलेगा। लेकिन हमारा PMSS का कोटा उसमें बरकरार है। जो भी कॉलेजेस में PMSS का कोटा हमको UGC ने दिया हुआ है, एडमिशन उनमें मिलेगा बच्चों को, उनकी सीटें इंटैक्ट हैं, लेकिन बच्चे को CUT का एग्जाम देना पड़ेगा। ऐसे ही BSc नर्सिंग प्रोग्राम है जो लड़कियां विशेष तौर पे उसको इम्पोर्टेंस देती हैं, कुछ लड़के भी इंटरेस्टेड होते हैं उसमें, तो उन बच्चों के लिए एडवाइजरी जारी हुई है कि वो नीट का एग्जाम दें, क्योंकि इस बार IP यूनिवर्सिटी ने तो कैटेगोरिकली बता दिया है कि विदाउट नीट हम किसी भी बच्चे को BSc नर्सिंग प्रोग्राम में एडमिशन नहीं देंगे। हमारा कोटा उसमें भी बरकरार है, लेकिन बच्चे को BSc नीट का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। नीट के एग्जाम के से उनका जो भी रैंक आएगा वो वहाँ पे लगाना पड़ेगा, नहीं तो फिल्टर में वो कॉलेज उनकी वेबसाइट से अपने आप ही हट जाएगा। तो आपको स्टूडेंट को ये बोलना है कि BSc नर्सिंग के लिए नीट का एग्जाम जरूर दे, क्योंकि अगर आगे कोई डायरेक्शन आ जाती है कि सारे BSc नर्सिंग के लिए नीट कंपलसरी हो जाए तो वो उस सीट से रह जाएगा। तो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उसको देने में कोई हर्ज नहीं है। और जो MBBS BDS करना चाहते हैं उनको तो खैर वो नीट का एग्जाम देना ही है। तो BSc नर्सिंग के लिए भी एडवाइजरी हमने वेबसाइट के ऊपर लगा रखी है, उसका भी पोर्टल खुला हुआ है नीट के रजिस्ट्रेशन के लिए, वो उसके एग्जाम के लिए भी जरूर फॉर्म भरे। अब आ जाते हैं कि इसकी क्या क्या प्री इन्विजिलेशन, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एक तो 12th एग्जामिनेशन जो है वो उसने JK बोस या जो CBSE के स्कूल लोकेटेड है जम्मू कश्मीर या लद्दाख से उसने क्वालिफाई किया होना चाहिए। अगर वो लैटरल एंट्री में एडमिशन करना चाहता है तो उसको 10+2 डिप्लोमा फ्रॉम JK बोर्ड
उससे क्वालिफाई करना चाहिए। इसमें 2 साल के बच्चे एलिजिबल हैं जिन्होंने 12th इस साल किया है। ऐसे ही अगर डिप्लोमा का स्टूडेंट है उसने इस साल 12th किया होना चाहिए या पिछले साल। 2 साल के बच्चे अभी तक एलिजिबल है स्कीम के तहत। अगर कोई नई गाइडलाइंस में अमेंडमेंट होगा तो वो वेबसाइट पे हम डाल देंगे। तो अभी तक 2 साल के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। और जिन बच्चों ने पिछले साल एडमिशन लिया था और उन्होंने अलॉटमेंट लेटर लेके कॉलेज ज्वाइन कर लिया और उसके बाद उन्होंने अपना वहाँ पे दोबारा एडमिशन कंटिन्यू नहीं रखा और ना हमें इन्फॉर्म किया, इवन मेंटेनेंस का पैसा ले लिया हमसे और वो लेके निकल गए, वो स्कीम के लिए इस बार एलिजिबल नहीं होंगे। क्योंकि जो बच्चा अपना 12th का रोल नंबर डालेगा और अपना टेलीफोन नंबर या आधार नंबर डालेगा उससे वो मैच हो जाएगा। अगर किसी बच्चे ने स्कॉलरशिप ऑलरेडी अवेल कर रखा है तो ही विल नॉट बी एबल टू रजिस्टर। उसके पोर्टल पे लिखा हुआ आ जाएगा कि यू हैव ऑलरेडी अवेल द बेनिफिट ऑफ द स्कीम। स्कीम का बेनिफिट एक ही बार मिलता है। आपको जैसे ही एडमिशन मिले बच्चों को आपको ये कहना है कि बच्चे भाई आप जब आपका मेरिट पे नंबर आ गया है तो चॉइस फिलिंग ध्यान से करें कि अगर कोई कॉलेज उनको साउथ में मिल रहा है तो नेचुरली यहाँ से डिस्टेंस काफी दूर होगा, तो ये सोच के वहां जाए कि भाई इसकी डिस्टेंस इतनी है। और साउथ के मोस्टली स्टेट्स में 12 महीने गर्मी रहती है तो वहाँ गर्मी का इशू भी है, ये भी बच्चे को बताएं। थोड़े खाने पीने के इशूज भी रहते हैं कॉलेजेस के अंदर, तो ये सारी जानकारी आपको बच्चों को देनी है। और उनको ये बोलिए कि आप गूगल पे जाके उस कॉलेज के बारे में पूरी जानकारी लें, वेदर के बारे में जानकारी लें, एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन कितना दूर है कॉलेज से, वो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अच्छा, चॉइस फिलिंग की बात कर लेते हैं। जब बच्चा रजिस्ट्रेशन कर लेगा और उसके बाद जब वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देगा और उसके बाद जब उसके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे एंड ही विल बी डिक्लेयर्ड एलिजिबल बाय द JNK गवर्नमेंट, तो वो हमारे पोर्टल पे मेरिट में आ जाएगा। जो बच्चा मेरिट में आएगा उसका हम जो है चॉइस फिलिंग के लिए पर्टिकुलर डेट पे हम उसकी चॉइस फिलिंग खोल देंगे, उसकी इंफॉर्मेशन उसके यूजर और मोबाइल फोन पे आएगी। तो बच्चों को आपको ये भी बोलना है कि जो आप मोबाइल फोन अपने पास रख रहे हैं वो ऐसा फोन रखें जो अगले 4 साल तक आपके पास रहे। अगर वो मोबाइल फोन उसके पास है तो उसको जो भी टाइमली इंफॉर्मेशन हम वेबसाइट पर डालते हैं, बच्चों को नई नई जानकारी देते हैं स्कीम के तहत, वो सारी जानकारी उसको बदस्तूर मिलती रहेगी। अगर वो कहीं किसी साइबर कैफे में जाता है, वहां रजिस्ट्रेशन करता है, तो कई बार क्या होता है कि मुझे बड़ी कंप्लेंट्स आती हैं कि सर साइबर कैफे वाले ने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया, तो सारे मैसेजेस वहां जाएंगे। इवन वो चॉइस फिलिंग भी कर सकता है, क्योंकि हम जो है जब उसको डिटेल भेजेंगे कि आपकी चॉइस फिलिंग खुल गई है तो वो बच्चा उसकी चॉइस फिलिंग भी कर सकता है और हमें पता नहीं चलेगा। बाद में जब उसका एडमिशन हो अलॉटमेंट लेटर में जब उसका आता है वो बोलता है सर ये कॉलेज तो मैंने पोर्टल पर डाला ही नहीं। तो इसके बारे में बच्चों को हिदायत देनी है कि यूजर नेम और पासवर्ड किसी से भी शेयर ना करें और एक जगह उसको छुपा के रखें। कभी कभी यूजर नेम और पासवर्ड हम भूल जाते हैं तो कहीं उसको स्टोर करके रखें जिससे कि वो बाद में उसको वहां से निकाल के उसको यूज कर सके। तो ये बच्चों को पहले तो आपको साइबर कैफे में जाने ही नहीं देना है और एक मोबाइल फोन से एक ही रजिस्ट्रेशन होगा। अगर एक ईमेल आईडी है उससे एक ही रजिस्ट्रेशन होगा, तो एक मोबाइल फोन से दूसरा रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता है। और अगर उसने ऑलरेडी पिछले साल उसी मोबाइल नंबर से स्कॉलरशिप अवेल कर रही है तो वो उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब चॉइस फिलिंग के बारे में बोल दें। हमने जो है सिलेक्टेड पूल ऑफ इंस्टीट्यूशंस पोर्टल पे हमने डाले हुए बच्चों को, क्योंकि बच्चे पीछे बड़ा कंफ्यूज रहते थे, अनअप्रूव्ड प्रोग्राम्स में एडमिशन ले लेते थे और उनको स्कॉलरशिप नहीं मिल पाती थी। तो पिछले 3-4 साल से हमने सिलेक्टेड पूल ऑफ इंस्टीट्यूशन वेबसाइट पर डाले हुए हैं। उसमें कोर्स की डिटेल है, उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सब लिखा हुआ है और PMSS में कोटा कितना है, रिजर्वेशन पॉलिसी के हिसाब से हमने कोटा दिया हुआ है। बच्चे को उन्हीं में से अपने कोर्स और कॉलेज चुनने हैं। इसके अलावा अगर उसको IIT, NIT या नेशनल इंपॉर्टेंस के इंस्टीट्यूट्स में जाना है तो उनको जो सेंट्रल गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम करवाती है वो अगर उसमें पास हो जाता है और उसका एडमिशन हो जाता है तो हम उनको ऑन बाई ओन कैटेगरी में एडमिशन देते हैं। जैसे इसरो का इंस्टीट्यूट है त्रिवेंद्रम में, मैं खुद उसको विजिट करके आया हूँ
और वहां पे 5 सीट्स उन्होंने PMSS के बच्चों के लिए एक्सक्लूसिवली दी हुई है। वो सीट्स उन्हीं बच्चों को मिलेगी। एक तो जेई का मेन एग्जाम होता है, उसके बाद जेई का एडवांस एग्जाम होता है। जो बच्चा जेई का एडवांस एग्जाम पास करेगा उसको, और वो इसरो के इंस्टीट्यूट में अगर वो जाना चाहता है तो वो स्कोर कार्ड हमारे पास भेजेगा। हम वो स्कोर कार्ड ट्रिवेंड्रम भेजेंगे, फिर वो बताएंगे कि किन 5 बच्चों का हमने सिलेक्शन किया है, क्योंकि वहाँ एडमिशन बड़ा टफ है। और ट्रिवेंड्रम में है, एयरपोर्ट से हार्डली 6 किलोमीटर दूर है, और बच्चों को आपको ये बताना है कि वहाँ 12 महीने गर्मी रहती है, वहाँ सर्दी का सवाल ही नहीं उठता। खाने पीने के लिए वहाँ पे साउथ इंडियन फूड मिलेगा, लेकिन कैंपस वर्ल्ड क्लास है, वहाँ पे आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी। और मैंने बच्चों से भी इंटरेक्शन किया है, बच्चे भी वहाँ बड़े खुश रहते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर से आई थिंक 2 साल पहले एक ही बच्चा गया था, पिछले साल कोई बच्चा ही नहीं गया। 2 बच्चे गए थे, एक बच्चे का IIT पटना में सिलेक्शन हो गया तो वो वहाँ चला गया। तो आप बच्चों को इंकरेज करिए कि ऐसे कॉलेजों में जाके पढ़ें जहाँ हम बड़ी रिक्वेस्ट करके सीट्स लेते हैं उनसे, और बच्चे यहाँ से वहाँ जाते नहीं है पढ़ने के लिए। अगर बच्चा वहाँ जाके पढ़ेगा, वो खाली इंजीनियरिंग स्ट्रीम के लिए है, बच्चे की जिंदगी बन जाएगी, उनके परिवार का स्तर ऊपर हो जाएगा, और ही कैन गो इंटरनेशनली आल्सो, क्योंकि सारा स्पेस साइंस से जुड़ा हुआ इंस्टीट्यूट है। और आई थिंक इंडिया के अंदर 3 या 4 ही आपको इंस्टीट्यूट ऐसे मिलेंगे जहाँ पर बड़ी मुश्किल से एडमिशन होता है। तो वो IIT से भी थोड़ा ऊंचे लेवल का इंस्टीट्यूट है, इसलिए उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की कि आप हमको स्कोर कार्ड भेजिए, हम स्कोर कार्ड के हिसाब से ही मेरिट बना के आपको बताएंगे कि किस किस बच्चे को हम एडमिशन दे सकते हैं। फिर हम बच्चे से विलिंगनेस लेके उसको अलॉटमेंट लेटर इशू करते हैं। और वहाँ फीस और हॉस्टल फीस सारी AST दी है, बच्चे के ऊपर कोई फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन नहीं आती है, पर्टिकुलरली उस इंस्टीट्यूट में। और जो बच्चा IIT या NIT में अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करके एडमिशन लेता है, अगर उसकी फीस जो है 1.25 लाख तक है तो वो AICTE क्लियर करेगा, और अगर उससे ज्यादा है तो वो बैलेंस अमाउंट बच्चे को देना पड़ेगा। जो ऑन बाई ऑन में जा रहा है वो अपने पसंद से कॉलेज ले रहा है, तो वहां पे उसको 1.25 लाख AICTE देगा, और बाकी का फंड उसको अपने आप क्लियर करना पड़ेगा। मेंटेनेंस का 1 लाख रुपए जैसे पहले मिलता है, सब्जेक्ट टू ज्वाइनिंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन, उसको मिलेगा। और क्लैट का जो एग्जाम क्वालिफाई करेगा BA LLB, वो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, 5 इयर्स तक उसको स्कॉलरशिप मिलेगी। और वहां पे जनरल स्कीम में जो गवर्नमेंट की सीलिंग है 30,000 पर एनम है, आपको 30,000 पर एनम बच्चे को हम देंगे 5 साल तक, और मेंटेनेंस का 1 लाख रुपए सब्जेक्ट टू ज्वाइनिंग। अगर कोविड की वजह से कुछ बच्चे घर से ऑनलाइन पढ़ते हैं, उसकी डायरेक्शन हम टाइम टू टाइम वेबसाइट पर डालते रहते हैं। जो बच्चे कोविड की वजह से घर से पढ़ रहे थे उनको हमने 21 और 20 और सेमेस्टर का दिया था, और उसके बाद जैसे ही बच्चे ने कॉलेज में फिजिकली ज्वाइन किया या वो वहाँ पे PG में रह के पढ़ रहा है, तो जिस डेट से वो वहाँ ज्वाइन किया प्रिंसिपल ने लिख के दिया, हमने उस डेट से उनको पूरा स्कॉलरशिप देना शुरू कर दिया। और कई बार क्या होता है कि बच्चे जो है, पिछली बार कोविड की वजह से हमने अलॉटमेंट लेटर अक्टूबर नवंबर में दिए, अब बच्चे ये कहते हैं कि हमारे को आपने अगस्त सितंबर के और अक्टूबर के पैसे नहीं दिए। अब बच्चों को आपको ये बताना है कि भाई आपने कॉलेज को नवंबर या दिसंबर में ज्वाइन किया है, और तो आपको पिछले 3 महीने के पैसे जब आप कॉलेज में थे ही, आपने एप्लीकेशन ही अपनी सबमिट नहीं करी काउंसलिंग के लिए, तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है। ये स्कॉलरशिप जो है हम मंथली पे करते हैं मेंटेनेंस, इसकी अटेंडेंस हमारे पास कॉलेज से आती है मंथली बेसिस पे। जब कॉलेज ये लिख के दे रहा है कि बच्चे ने कॉलेज में नवंबर या दिसंबर में ज्वाइन किया है, तो उसकी अटेंडेंस नहीं है। अब ये सारी चीजें हम बच्चों को नहीं बता सकते, वो हमसे बहस करते हैं कि सर आपने हमारे पैसे कम कर दिए। तो बच्चों को ये बताना है कि बच्चे मंथली अटेंडेंस कॉलेज हमारे को पोर्टल पे भेजता है, और अगर कोई बच्चा महीना भर कॉलेज नहीं आता है तो कॉलेज के पास पूरा अख्तियार है कि उसको लैब इंस्टीट्यूट शो कर दे, क्योंकि बच्चा उनको बता नहीं रहा है कि मैं कॉलेज आऊंगा कि नहीं आऊंगा, और स्कॉलरशिप उसकी कंटिन्यू रहेगी अगर वो प्रिंसिपल हमको नहीं बताएगा। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, और कोविड की वजह से थोड़ी बच्चों को परेशानी भी हुई है, लेकिन इसमें ये जो पैंडेमिक आया इसमें बहुत लोग परेशान हुए, हम खुद परेशान हुए। मैं पिछली बार जम्मू में एक मीटिंग में आया था और घर गया तो मेरे को कोविड हो गया, 1 महीना मैं पड़ा था बीमार। फिर दूसरी बार आया तो फिर ओमिक्रॉन हो गया, और हमारे ऑफिस में करीब करीब हर बंदे को जो है
कोविड ने पकड़ा है, एक बंदे से दूसरे बंदे को हो जाता है। फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट बीमार हो गया, फिर बैंक बंद हो गए। बड़ा मुश्किल से हमने कितना स्ट्रेस झेला ये हम ही जानते हैं पिछले 2 साल से, क्योंकि बच्चे अपनी जगह सही है कि उनके खर्चे होते हैं, वो हमको बोलते हैं कि हमारी पेमेंट टाइम से भेजिए। लेकिन जब आदमी बीमार है और पूरा सिस्टम थोड़ा सा कोविड की वजह से परेशानी में आ गया है, तो आपको पता है कि कोविड की वजह से गवर्नमेंट के पहले गाइडलाइंस थी कि 15-15 दिन आपको ऑफिस ही नहीं आना है। फिर भी हम बीमारी में भी घर से काम करते थे कि भाई बच्चों को दिक्कत ना हो। इतना मैं तो खुद ही इस जम्मू कश्मीर स्टेट को बिलोंग करता हूँ। कोई भी स्टूडेंट मेरे पास आता है तो मैं पर्सनली उसको हैंडल करता हूँ, लेकिन अगर उसकी जेन्युइन काज है तो मैं उसके लिए अथॉरिटी को भी बोल देता हूँ। कई बार बच्चे ऐसे होते हैं, अभी मेरे पास एक मेल आया था कि सर हमने कॉलेज ही ज्वाइन नहीं किया, कॉलेज हमको ज्वाइनिंग रिपोर्ट नहीं दे रहा है। अभी मैं फ्लाइट में था तो उससे पहले मैंने चेक करवाया, वो कॉलेज ना भी ज्वाइन ही कर चुका है, उसको मेंटेनेंस का पैसा भी मिल चुका है और कॉलेज की फीस कॉलेज के अकाउंट में जा रही है, पर स्टूडेंट को ये नहीं पता है कि उसने कॉलेज ज्वाइन किया है। विदाउट ज्वाइनिंग द कॉलेज हम कोई पैसा ही रिलीज नहीं करते किसी बच्चे को। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, बच्चे हैं, हमें सुननी पड़ती है उनकी ग्रीवेंसेस को, उनका हम जहाँ तक हो सके रिड्रेसल करने की पूरा कोशिश करते हैं। और मैं आपको जो है थोड़ा सा ये बता दूं कि एक बैंक अकाउंट की बड़ी गंभीर प्रॉब्लम आ रही है। इस साल 450 बच्चों के पैसे नहीं जा पाए क्योंकि उनका अकाउंट आधार सीडेड नहीं था। तो आपको सबसे पहले जब बच्चा रजिस्ट्रेशन के लिए आएगा तो आपको उन्हें ये बोलना है कि बच्चे आपका जो भी अकाउंट है, चाहे JNK बैंक में है, स्टेट बैंक में है, PNB में है, किसी नेशनलाइज बैंक में है, आप उसको आधार सेंटर जाके इसको आधार सीड करा लें। आधार सीड कराते ही उसके मोबाइल पर एक स्क्रीनशॉट आएगा कि आपका जो बैंक अकाउंट है सक्सेसफुली आधार सीडेड हो गया है। उसी की डिटेल वेबसाइट पे चढ़ाएं। और कई बच्चे ऐसे होते हैं जो माइनर होते हैं, माइनर में बैंक वाले प्रॉब्लम करते हैं कि वो शायद पैसा बैंक से विड्रॉ नहीं कर सकता। अब बच्चे हमसे कहते हैं कि सर हम तो 17 साल के हैं या 17.5 साल के, हम तो माइनर ही हैं। तो इसमें आपको बच्चों को ये कहना है कि आप बैंक से बात करें कि मेरा जो बच्चे का, एक तो जॉइंट अकाउंट में हम स्कॉलरशिप नहीं भेजते हैं, बच्चे का अपना अकाउंट होना चाहिए, बिकॉज आवर बेनिफिशियरी इज अ स्टूडेंट। तो उसी के खाते में PFMS के थ्रू पैसे जाते हैं। तो बच्चे को बैंक को ये बोलना है कि सर मैं माइनर हूँ बट मेरा PMHS स्कॉलरशिप में सिलेक्शन हो गया है और मेरे को इस हिसाब से पैसे आएंगे। तो जो भी टेक्निकल डिफिकल्टी है बैंक उसको दूर करेगा। अगर वो पैसे विड्रॉ नहीं कर सकता है तो उसके परिवार भेज दे, बाद में जैसे वो मेजर होगा अपना पैसा ले ले अकाउंट से, पैसा उसके अकाउंट में आता रहेगा। मेरे पास अभी एक केस आया कि सर मेरे पैसे नहीं आ रहे, मेरे पैसे नहीं आ रहे। हमने PFMS में चेक किया तो फादर और मदर दोनों का अकाउंट था, सॉरी फादर और स्टूडेंट का जॉइंट अकाउंट था। तो मैंने बोला गाइडलाइंस में लिखा है कि जॉइंट अकाउंट में पेमेंट नहीं आती, तो आप जो है इसको चेक कराएं और इसको इंडिपेंडेंट अकाउंट बनाएं, कंप्लीट डिटेल भेजिए हमारे पास में, हम फिर से आपको स्कॉलरशिप देंगे उसी अकाउंट में। लेकिन अगर आप जॉइंट अकाउंट रखेंगे तो स्कॉलरशिप नहीं आएगी। एक स्टूडेंट था, वो ये कह रहा है कि सर मेरे पैसे नहीं आ रहे हैं, हमने पोर्टल पे चेक किया उसके पैसे गए हुए 1 महीना हो गया है। अब उसने एक अकाउंट जम्मू कश्मीर बैंक में खोल रखा था, एक अकाउंट जम्मू कश्मीर ग्रामीण बैंक में खोल रखा था। अब स्टूडेंट को हमें यही बताना पड़ता है कि आपके कितने अकाउंट हैं, जबकि उनको पता होना चाहिए कि भाई मेरे कितने अकाउंट है। हम ये भी कहते हैं कि आपका जो भी आधार लेटेस्ट सीड होगा PFMS पोर्टल उसी में स्कॉलरशिप भेजता है, ये ऑटोमेटिक सिस्टम है, हमारे कंट्रोल के बाहर है। तो बच्चों को ये भी बोलना है कि एक बार आप आधार सीड करा लें अपने अकाउंट को, तो बाद में कोई भी एक्टिविटी ना करें। इवन अगर आपका मोबाइल नंबर भी चेंज हो जाता है तो आधार सीडिंग हट जाती है ऑटोमेटिकली। तो आपको ये छोटी छोटी जानकारी दे रहे हैं जिससे कि बच्चे के पैसे टाइमली आएंगे और उसको आगे कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आएगी। गवर्नमेंट की क्लियर डायरेक्शन है कि PFMS से ही बच्चे को पैसे जाने हैं DBT के थ्रू उसके अकाउंट में, मंथली बेसिस पे स्कॉलरशिप जाती है। पहले हम 20,000 भेजते हैं और बाकी जो है उसके बाद 10,000 पर मंथ जाती है, सब्जेक्ट टू हिज अटेंडेंस इन द कॉलेज। अब कई बच्चे जब रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उनके रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम आती है कि वहाँ उन्होंने सर्टिफिकेट में स्मॉल में अपने फादर का नाम लिखा होता है, यहाँ कैपिटल में कर रहे होते हैं, या वहाँ कैपिटल में होता है यहाँ स्मॉल कर रहे होते हैं। सिंगल स्पेसिंग होती है जबकि वहाँ उन्हें डबल स्पेस कर रखा होता है।
तो ये छोटी छोटी चीजें रजिस्ट्रेशन के टाइम में बच्चों को बताएंगे कि भाई एक बार डबल स्पेस मार के भी देख लो, शायद रजिस्ट्रेशन हो जाए। कभी एकेडमिक ईयर में प्रॉब्लम होती है, वो एकेडमिक ईयर समर सेशन है या विंटर सेशन है, उसको भरने में गलती कर रहा होता है, तो उसकी जानकारी भी दें कि भाई आप समर सेशन को डाल के देख लो या विंटर सेशन को डाल के देख लो, जिससे मैच हो जाए, हम जो है क्या कहते हैं रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। हमने पीछे जेके बॉस को भी चिट्ठी लिखी थी कि भाई आप हमको अपनी API डिटेल्स दे दें, जिससे कि आपका जो रिजल्ट है ऑटोमेटिकली हमारे पोर्टल से लिंक हो जाए, और जैसे ही बच्चा 12th का रोल नंबर डालेगा, अगर वो स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होगा, उसकी सारी डिटेल ऑटोमेटिकली उसमें आ जाएंगी और उसको ज़्यादा डिटेल भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हम उसका वेट कर रहे हैं, अगर टाइमली आ गया तो हम कोशिश करेंगे कि API से लिंक हो जाए, नहीं तो फिर अगले साल उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, जिससे कि बच्चे को दिक्कतें बहुत कम हो जाएंगी। ये हमारी वेबसाइट है www.aiccjkscholarship.gov.in। इसको जैसे ही क्लिक करेंगे 22-23 का जो एडमिशन ईयर है आपको उसे क्लिक करना है, बाकी एडमिशन को आपको छोड़ देना है क्योंकि वो प्रीवियस बैचेस के लिए हैं, और उसमें आपको जो है रजिस्ट्रेशन का क्लिक करना है। 10+2 का रजिस्ट्रेशन अलग होगा, लेटरल एंट्री का रजिस्ट्रेशन अलग होगा, अलग अलग डेट्स पे हम उनकी अनाउंसमेंट करेंगे। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है उसको, और अगर कोई करेक्शन होती है तो वो करनी है उसके अंदर। ऑन सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन द स्टूडेंट विल गेट ईमेल और SMS ऑन हिज रजिस्टर्ड मोबाइल ID और नंबर। रजिस्टर्ड ईमेल ID पर भी उसको मैसेज आएगा और मोबाइल के ऊपर भी आएगा, फिर उसको वेरिफिकेशन लिंक पे जाना है। इस तरह से कुछ आएगा। जो 12 स्टूडेंट है, अभी इसमें 21-22 बैच चल रहा है, या 22-23 अपने आप आने लगेगा। ये बच्चे को क्या क्या कैसे कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैंडिडेट का नाम क्या था 12th में, और फादर का नाम क्या था, मदर का नाम क्या था, आधार नंबर क्या है, ये मस्ट है। जो भी बच्चा गवर्नमेंट की स्कीम का बेनिफिट उठाना चाहता है उसको आधार नंबर डालना पड़ेगा। अगर किसी स्टूडेंट का आधार कार्ड नहीं बना है तो उसको बोलें कि अपना इमीडिएटली आधार कार्ड बनवा लें। वैसे तो आजकल 12th में भी आधार नंबर मांगते हैं, ऐसी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन कोई स्टूडेंट रह जाता है तो वो अपना आधार बनवा ले। कोई बच्चा जम्मू कश्मीर के से बाहर से 12th पास करता है, उसको बोलेंगे कि आप स्कॉलरशिप की स्कीम में एलिजिबल नहीं है, उसको वहीं से आप रवाना कर दें। जब उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो उसके पास मैसेज आएगा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, और वो अपने इनबॉक्स में जाके अपना चेक कर सकता है। इस टाइप का मैसेज उसके पोर्टल के ऊपर या ईमेल ID के ऊपर आएगा। अब यू कैन नाउ यूज योर अपना यूजर नेम और पासवर्ड जो भी होगा उसको यूज करके ही वो रजिस्ट्रेशन कर सकता है। बाद में चाहे तो उसको चेंज भी कर सकता है, लेकिन याद रखना है उसको। नहीं तो कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट हमको मेल भेजते हैं कि सर हमारे को यूजर नेम और पासवर्ड बता दीजिए। हमको ये नहीं पता होता कि ये वाकई में वो बोनाफाइड स्टूडेंट है कि कोई उसका दूसरा बंदा बोल रहा है जो उसको नुकसान पहुंचाना चाहता है। तो हमारे को काफी ध्यान से काम करना पड़ता है। आप स्टूडेंट को ये बोलें कि यूजर नेम और पासवर्ड अगर आप चेंज भी करते हैं, वी हैव नो ऑब्जेक्शन, लेकिन संभाल के रखें। अब ये जो एरर्स हैं ये आपको आएगी। स्टूडेंट नेम इज नॉट मैचिंग एज पर द JK Boss CBSE डाटाबेस। JK Boss या CBSE डाटाबेस में उसका नाम उस टाइप में नहीं लिखा हुआ है, फादर का नाम नहीं लिखा हुआ है। कई बार क्या होता है कि 12th में फादर के नाम में सरनेम नहीं लिखते हैं, यहाँ पे सरनेम डालने की कोशिश करते हैं, तो वो जो है पोर्टल एक्सेप्ट नहीं करता है। मदर का नाम मैच नहीं कर रहा है, रोल नंबर या ईयर ऑफ पासिंग, बोर्ड नेम मैच नहीं कर रहा है, और अगर उसने ऑलरेडी स्कॉलरशिप दे रखी है तो आएगा यू आर नॉट एलिजिबल। हाँ, फैमिली इनकम अगर 8 लाख से ज्यादा है, क्योंकि इस स्कीम के तहत वही बंदा अप्लाई कर सकता है जिसकी फैमिली इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज 8 लाख या 8 लाख से कम हो। किसी के फादर या मदर दोनों ही एम्प्लॉयड हैं तो उनकी दोनों की इनकम प्लस करके अगर उनका कोई एग्रीकल्चर इनकम है या रेंटल प्रॉपर्टी है, वो सब जोड़ के इनका जो है तहसीलदार ऑफिस से इनका फैमिली इनकम बनेगा, वही आपको एक्सेप्ट करना है। और एक बार मैं बता दूं, जैसे जो बच्चे फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं उनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्शन है 40% एंड अबव, वही एलिजिबल हैं।
किसी का 6% या 7% डिसेबिलिटी है, ही इज नॉट कमिंग अंडर फिजिकली डिसेबल्ड कैटेगरी। थोड़ा इसका ध्यान रखिएगा, कई बार हमें भी देखना पड़ता है। 40% से ऊपर एबव होना चाहिए तो ही विल बी एलिजिबल अंडर फिजिकल डिसेबिलिटी रिजर्वेशन पॉलिसी। अच्छा, एक मैसेज हो रहेगा उसके पास में कि आप जो है डोमिसाइल ही हो जम्मू कश्मीर के। कई लोग यहाँ पर रहते हैं जिनके पास स्टेट का डोमिसाइल नहीं है, वो भी अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तो ही कैन नॉट अवेल द बेनिफिट ऑफ द स्कीम। और अगर कोई इशू आता है, आपको कोई बच्चा परेशान कर रहा है कि मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, तो आप उसको 011-2958-1010 और 43 ये 2 नंबर फिलहाल हैं। अगर और नंबर आएंगे तो हम वेबसाइट के ऊपर डाल देंगे। और ईमेल आईडी जहाँ पे आप कोई भी ग्रीवेंस 22 से रिलेटेड करेंगे, jkadmission2022@aict-india.org, ये ऑलरेडी फंक्शनल है, लेकिन जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, आपको कोई भी ग्रीवेंस आती बच्चे से रिलेटेड, इवन स्टूडेंट के नाम से सेंड उसका मेल और उसको टाइमली रिप्लाई मिलेगा। अच्छा, एंटर जेन्युइन ईमेल एंड मोबाइल नंबर, ऐसी ईमेल आईडी डालें जो फंक्शनल हो। अगर वो फंक्शन नहीं कर रही होगी तो बच्चे को ना तो कोई कम्युनिकेशन मिल पाएगा यूनिवर्सिटी से, और मोबाइल नंबर भी उसका एक्टिव होना चाहिए। मैंने पहले ही बताया कि ऑलवेज रिमेंबर योर यूजर नेम एंड पासवर्ड। आधार एंड बैंक अकाउंट आर मैंडेटरी फॉर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। आधार सीडीड अकाउंट एक्चुअली। For update, visit AICT PMSS website on regular interval। आपको स्टूडेंट को ये भी बोलना है कि बच्चे एडमिशन होने के बाद आगे क्या क्या आपको करना है। इस आपकी जो हमारी वेबसाइट है aict-india.org, उसमें JK PMSS में जाके 22-23 पोर्टल पर आपको सारी जानकारी टाइमली मिलती रहेगी। कैसे ज्वाइन करना है, कैसे स्कॉलरशिप क्लेम करनी है, कैसे कॉलेज आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगा, हम सारी वीडियो ट्यूटोरियल उस पर डालते हैं। अब आगे PMSS एप्लीकेशन सबमिशन। सेल्फ अटेस्टेड स्कैन कॉपीज, जो भी बच्चा रजिस्ट्रेशन के लिए आएगा, डोमिसाइल होना चाहिए, SSC की मार्कशीट होनी चाहिए, फैमिली इनकम होनी चाहिए जो तहसीलदार ने इशू किया हुआ, या अगर कोई कंप्यूटर अथॉरिटी गवर्नमेंट और भी नॉमिनेट करती है उससे इशू होना चाहिए। आधार कार्ड, रिजर्वेशन, फिजिकली डिसेबल्ड सर्टिफिकेट जो भी उसके पास अवेलेबल है अगर वो कैटेगरी का बेनिफिट उठाना चाहता है। पासपोर्ट साइज की डिटेल, इससे ज़्यादा ना हो पिक्सल में फोटोग्राफ, नहीं तो पोर्टल नहीं देगा। सिग्नेचर का पिक्सल भी दिया हुआ है, इससे कम ही होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पोर्टल पे जाएगा। जब पोर्टल पे जाएगा तो उसको पूरा ब्राउज़र मिलेगा बच्चे को पढ़ने के लिए, क्योंकि बच्चे ब्राउज़र नहीं पढ़ते हैं। इसलिए हमने पोर्टल पे सिस्टम बनाया हुआ है कि पहले बच्चा पूरा ब्राउज़र पढ़ेगा, उसमें गाइडलाइंस लिखी है कि बच्चे को कैसे कैसे एडमिशन लेना है, क्या क्या फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है, और नीचे वो लिखेगा कि मैंने जो है पूरा ब्राउज़र पढ़ लिया है। जब उसको वो यस करेगा तभी उसका पोर्टल खुलेगा आगे। फिर उसके बाद उसको अपनी पर्सनल डिटेल और फैमिली इनकम, एजुकेशन डिटेल ये सब डालना है। अटैचमेंट्स को अपलोड करना है, रिफ्रेश करके देखना है कि भाई मैंने सारी इंफॉर्मेशन बदस्तूर सही तरीके से डाली है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है। फिर उसका पलटू भी ले सकता है, पलटू भी देख सकता है और उसको सबमिट कर देगा। जैसे ही एप्लीकेशन सबमिट बटन को करेगा, उसको बाद उसका वो प्रिंट आउट लेके अपने पास रख ले। जब वो सबमिट करेगा तभी उसके डॉक्यूमेंट जो है नियरेस्ट वेरिफिकेशन सेंटर या स्पेशलिस्ट सेंटर के पास जाएंगे। जब तक वो बटन को सबमिट का बटन नहीं दबाएगा लास्ट डेट से पहले, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर कुछ नहीं कर सकता। तो कई बार बच्चे ये करते हैं कि एप्लीकेशन तो भर देते हैं लेकिन सबमिट का बटन नहीं दबाते हैं। तो बच्चों को आपको ये बोलना है कि भाई सबमिट का बटन दबाना है, तभी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर जा सकते हैं। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर जाना है तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ लेके जाना है, और एक सेट फोटोकॉपी का जो ऑलरेडी उसने अपलोड किया है वो भी साथ लेके जाना है। ये पर्सनल डिटेल सारी आ जाएगी, ये फैमिली इनकम डालनी है। अच्छा, अगर किसी के फादर या मदर दोनों एम्प्लॉयड हैं तो उनके पास पैन नंबर होगा, तो दोनों का पैन नंबर डालना है। अगर किसी के पास नहीं है तो वो जो है वहाँ पे
उसको ब्लैंक कर दे या नील शो कर दे कि भाई उनकी मदर जो है हाउस वाइफ है, शी इज नॉट एम्प्लॉयड। और एक इंफॉर्मेशन और देनी है कि कई बच्चे ऑर्फन होते हैं, तो कहते हैं कि हम फैमिली इनकम में क्या डालें, जो भी उनका गार्डियन है उनका नाम डालना है उसको, और उनकी जो फैमिली इनकम है वो डालनी है, क्योंकि नील नहीं लिख सकता वो। अगर नील नहीं लिखता है तो वो खाता पीता कैसे है, कपड़े धंधे कहाँ से जाता है। तो जो भी उसका गार्डियन लीगली डिक्लेयर्ड है, जिसने भी उसका खर्चा उठाने का बीड़ा उठाया है, तो वो उसका गार्डियन है, वो उनका नाम डालेगा और उनकी इनकम लिख देगा। एजुकेशन डिटेल डालनी है उसको। अब जब बच्चे प्रेफरेंस करते हैं, या तो आर्ट्स में जाएंगे या प्रोफेशनल स्ट्रीम में जाएंगे या मेडिकल में जाएंगे, बाद में हमको फोन करते हैं कि सर हमें ना, हमने आर्ट्स को ही चीज कर दिया जबकि हमको इंजीनियरिंग में जाना था या मेडिकल में जाना था। देखिए जब चॉइस फिलिंग होगी ना, मेन टास्क उनकी वहां पर है, वहां केयरफुली उसको सिलेक्शन करना है। मेडिकल में अगर एमबीबीएस और बीडीएस में जाना है, वहां आपको स्टूडेंट को ये बोलना है कि बच्चे आपको नीट क्वालिफाई करना है। नीट क्वालिफाई करने के बाद जो स्टेट गवर्नमेंट नीट की काउंसलिंग करती है वो आपको अटेंड करनी है, वहां पे आपको फॉर्म भरने हैं, और आपका अगर एडमिशन वहां पे हो जाता है तो उसकी ज्वाइनिंग रिपोर्ट और नीट स्कोर कार्ड आपको पोर्टल पे लगाना है। जिसने नीट नहीं दिया है वो एमबीबीएस और बीडीएस के लिए एलिजिबल नहीं है। हाँ, लेकिन अगर किसी के पास जो यहाँ मेडिकल स्टूडेंट बोलते हैं, बायोलॉजी वाले मोस्टली होते हैं, ही कैन गो फॉर बी फार्मेसी या साइंस स्ट्रीम में कुछ प्रोग्राम्स हैं जहाँ पे बायोलॉजी वाले को एडमिशन मिल जाता है। लेकिन कहीं ये प्रॉब्लम ये है कि बायोलॉजी के साथ मैथ भी होना चाहिए, तो ये सारी चीजें बच्चे को चेक करनी है कि मैथ्स की प्रॉब्लम तो नहीं है। ऑनर्स प्रोग्राम में मोस्टली मैथमेटिक्स एसेंशियल है, तो स्टूडेंट को आपको ये बोलना है कि आर्ट्स के प्रोग्राम के अलावा अगर उसको बीकॉम ऑनर्स में जाना है या बीएससी ऑनर्स में जाना है, आपके पास मैथ कंपलसरी होना चाहिए। इंजीनियरिंग करनी है, मैथ्स होना चाहिए। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करनी है तो भी मैथ्स होना चाहिए। हाँ, अगर आपको फार्मेसी में जाना है, बैचलर ऑफ फार्मेसी में, बीएससी नर्सिंग में, यहाँ पे मैथ की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब ये एप्लीकेशन रिव्यू आएगा उसके पास में, और उसके बाद ये जब सबमिट का बटन दबा देंगे तो सबमिट का बटन दबाने के बाद ये अपनी एप्लीकेशन प्रिंट ऐसे आएगी उसके पास में, ये प्रिंट का पहलू है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पे डिग्री कॉलेज से भी लोग आए हुए हैं जी। देखिए जब आपके पास बच्चा जो स्टूडेंट एप्लीकेशन करके आपके पास आएगा, तो आपको उनके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से चेक करना है कि उनके डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं कि नहीं है। आपके पास पूरा इख्तियार है कि आप किसी भी स्टूडेंट को एलिजिबल और नॉट एलिजिबल डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर उसके पास कोई डॉक्यूमेंट तैयार नहीं है, अंडर सबमिशन है, तो आप उसको बोलिए कि लास्ट डेट से पहले ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मेरे पास ले आए, तो मैं आपको वेरीफाई और एलिजिबल डिक्लेयर कर दूंगा। एक और प्रॉब्लम है कि हमारे 2 साल पहले आई थी, जो सोशल कास्ट के लोग हैं वो SC/BC के अंडर आते हैं, एक सब कैटेगरी है सोशल कास्ट, उसको SC से कंपेयर ना करें, क्योंकि SC कैटेगरी अलग है और सोशल कास्ट अलग है। तो इसका थोड़ा ध्यान रखें कि जो शेड्यूल कास्ट कैटेगरी का आता है उसका सर्टिफिकेट अलग बनता है, और जो सोशल कास्ट का आता है वो SC/BC कैटेगरी में आता है, तो उसको वहीं रखें। पीछे प्रॉब्लम आई थी कि SC में जो है सोशल कास्ट के लोगों को SC में दिखा दिया गया था, तो फिर हमारे को AFCT में बैठ के सारे बच्चों की मेरिट को अलग करना पड़ा। वैसे तो ये गलती स्टूडेंट की भी है और वेरिफिकेशन सेंटर की भी है। हम चाहें तो उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट भी कर सकते हैं, बिकॉज डीएस कमेटी का फॉल करना है, लेकिन क्योंकि कभी कभी हो जाती है ऐसी प्रॉब्लम, तो हम सामने बातचीत करके एक बार उसको अलाउ कर दिए, पर बार बार ऐसी गलती हम अलाउ नहीं करेंगे। इसलिए हम स्टूडेंट से अंडरटेकिंग भी लेते हैं कि जब वो सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर देता है कि ये सारे डॉक्यूमेंट जो है मेरे हिसाब से ट्रू हैं, और अगर कोई भी जिम्मेदारी हुई तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है और आप मेरा एप्लीकेशन रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो फैसिलिटी सेंटर अगर उसकी एप्लीकेशन में कोई गलती है उसको आप दुरुस्त कर सकते हैं, और उसके बाद आप उनके डॉक्यूमेंट चेक करें, ध्यान से चेक करें, और उसको जो है जब डॉक्यूमेंट उसके ओके पाए जाएं तो आप उसको एलिजिबल का सर्टिफिकेट कर देंगे, और अगर कोई नॉट एलिजिबल है उसको नॉट एलिजिबल का सर्टिफिकेट क्या इशू करेंगे, वो उसके डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर डिपेंड करता है।